एनीवे, गुड इवनिंग, वेलकम अगेन। टॉपिक आपके सामने है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जरा समझने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू इसी में बन जाता है कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट अकाउंट, मतलब आपको 3-4 नाम दे रखे होंगे, उसमें से करेक्ट नाम क्या होता है? ये है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फर्क समझना। जब हम बोलते हैं, एक होती है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। क्या होती है? ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इनका काम क्या होता है? खरीदना, बेचना, सेल परचेज ऐसा करके, और पैसा, और एसेंशियल एलिमेंट निकले क्या होता है? प्रॉफिट होता है। एक होती है नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। इनका मतलब नो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट है ही नहीं, छोड़ दो। नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला या बोल दिया कि हम लोगों ने नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना तो नहीं होता, लेकिन इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर एक्टिविटीज वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि गौहर ने डिसाइड किया कि वो अखंड ब्रह्मचारी रहेगा। समझ रहे हैं? एसआरसीसी में एडमिशन हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, एमबीए कर लेगा, पीएचडी कर लेगा, लेकिन ये रहेगा अखंड ब्रह्मचारी। डिसाइड कर लिया, और ये रहे, अच्छा खासा पैसा कमाया, जो भी कमाया। फिर उन्होंने क्या करा कि नोएडा में एक स्टार्टअप शुरू किया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ जो थे वो भी अखंड ब्रह्मचारी थे, तो दोनों में क्या हो गई? दोस्ती हो गई, घनिष्ठ मित्रता हो गई। तो इन्होंने देखा आजकल का ट्रेंड पता क्या है? लोग घर किराए पे नहीं देते हैं बैचलर्स को, फैमिली वाला लाइए। फैमिली वाला इस पे तो मूवी बनी है, कहाँ से लाई भी फैमिली बंदा? तो बैचलर्स को बड़ी, बैचलर्स को चोर उचक्का लफंगा ऐसे माना जाता है, और उनको कोई घर वर भी नहीं देता, और दे फेल लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। अब पढ़ने के लिए दूसरे शहर आए तो बैठना, फिर वो पीजी वीजी में रहते हैं, उनका शोषण होता है, दुनिया भर की चीजें होती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि चलो हम ऐसा करेंगे, बैचलर्स क्लब ऑफ नोएडा एस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? हॉस्टल देंगे, खाना पीना रहने वाली फैसिलिटी देंगे, मेस देंगे, स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस कोर्ट वोर्ट सब कुछ। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने जमीन अलॉट भी कर दी। ठीक है जी। अब करीब करीब 100 एकड़ में वो कैंपस बन गया। उसके चेयरमैन और फाउंडर चेयरमैन कौन बने? गौहर बने। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, उस बैचलर्स क्लब ऑफ नोएडा का जो पर्पस है, वो है बैचलर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना दिल्ली एनसीआर के एरिया में। और इनसे वो क्या करता है? फीस वीस कुछ नहीं लेता। लेकिन एक बात बताइए, 120 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस बनाया, बिल्डिंग बनाई, उसकी मेंटेनेंस चाहिए, स्विमिंग पूल में कोच चाहिए, आपकी, आपके पास मेस है, मेस में खाना बनाने वाले कुक से लेकर और डिस्ट्रीब्यूट करने वाले वेटर तक वो लोग भी चाहिए आपको। ठीक है, माली है आपके पास, न्यूज़पेपर आती है, मैगजीन आती है, कितना कितना कुछ, कितना कुछ आता है इधर। नोट्स ले लीजिए। माली है, गार्डनर है, आगे की तरफ कितना कुछ, कितना कुछ सामान, कितनी सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। तो पैसा तो चाहिए ना उनके लिए। अब क्या होता है कि मार्केट में अगर चिकन 400 रुपये 500 रुपये किलो है, तो उस चिकन की कॉस्ट तो लगेगी ना, वो फ्री में थोड़ी खिलाएंगे। तो वो क्या करते हैं? 400 रुपये में 50-60 रुपये का प्रॉफिट रख लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल अगर 50 रुपये की बिक्री होती है, मार्केट में रेट अगर उसका 50 का है, मतलब अगर उसकी प्राइस आपको लग रही है वो 40 की लग रही है, मार्केट में 50 की बिक्री, तो आप 45 में दोगे, 5 रुपये का तो प्रॉफिट रखोगे ना। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर एक्टिविटीज ये लोग क्या करते हैं? कुछ प्रॉफिट कमा लेते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या हो जाता है? इनका नाम हो जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इनका नाम हो जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इन्हीं को हम एनपीओ बोलते हैं, और यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। ट्रेडिंग, हम पूरी 11th-12th में ट्रेडिंग के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं। नॉन ट्रेडिंग वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका काम प्रॉफिट कमाना है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं। उनकी अकाउंटिंग बहुत अलग तरीके से चलती है। चैरिटेबल ट्रस्ट की अकाउंटिंग बहुत तरीके से, ये जो होते हैं ये चैरिटेबल नेचर की भी होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? प्रॉफिट भी कमाते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट कमाते तो ये प्रॉफिट शब्द यूज नहीं करते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो ये पता है क्या यूज करते हैं? ये बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट तो क्या है? कैपिटलिस्टिक वर्ड है। लॉस क्या कैपिटलिस्टिक वर्ड है? ये बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस शब्द यूज नहीं करेंगे। अगर इनको प्रॉफिट होगा एक्टिविटीज में, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे शब्द? सरप्लस। और अगर लॉस होगा तो क्या यूज करेंगे उसके लिए? डेफिसिट।
ऐसा। तो ये प्रॉफिट और लॉस नहीं यूज करते हैं, ये सरप्लस और डेफिसिट यूज करते हैं। अब जरा देखिए कि एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कैसे चलती है और इनकी अकाउंटिंग कैसे चलती है, वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए, जब हम 12th के हिसाब से कराते हैं तो 1 महीने लगा के इस चैप्टर को करते हैं, और क्योंकि हमें बड़े क्वेश्चंस भी करने होते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट करने होते हैं, लेकिन आपको करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से। तो आपको कंसेप्ट की गहराई भी मालूम होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो ब्रॉडनेस है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। पहले ये क्वेश्चन 8 नंबर का आया करता था, 8 नंबर का क्वेश्चन थोड़े देंगे आपको, फिर 6 नंबर का हो गया, 6 नंबर का क्वेश्चन में आपको तो 1 मार्कर चाहिए। 1 मार्कर में क्या क्या एरिया जिन पे हमें फोकस करना होगा वो मैं डिस्कशन में लेके चलूंगा आपके साथ। आपके क्लास ग्रुप में नोट्स की सॉफ्ट कॉपी भी डाली गई है, और आपको प्रिंटेड हैंडआउट भी दे दिया गया है, और एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी का जो चैप्टर वो भी दे दिया है। एनसीईआरटी को पढ़ना है, इसे भी पढ़ना है, उसके पीछे के क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद कोई कुछ भी पूछ ले। क्वेश्चन ट्रिकी कैसे होते हैं वो बताऊंगा आपको 1 मार्कर में, ठीक है। पहले हम जरा जान लें कि अकाउंटिंग जो होती है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की कैसी होती है, और बाकी की जो अकाउंटिंग होती है वो किस तरह से चलती है। तो देखें जरा, मैं बोर्ड को 2 हिस्सों में डाल रहा हूं यहाँ पर, और आप सब जानते होंगे कि हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत ट्रायल बैलेंस से ही होती है ना। तो ट्रायल बैलेंस अगर हमने बनाया, इधर भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस इधर भी, और ट्रायल बैलेंस इस तरफ भी, ट्रायल बैलेंस। अब आप मुझे बताएंगे कौन सी अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट की, कौन सी अकाउंटिंग रूटीन वाली है। ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्या बनाते हैं, यहाँ पर आपके पास इधर ना कैश बुक होती है, ठीक है जी। इस तरफ भी कैश बुक होती है, यहां भी कैश बुक होती है, लेकिन उसको हम कैश बुक नहीं बोलते हैं, उसको पता है क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं हम यहाँ पर, और ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। और यहां बनाते हैं क्या, कैश बुक। कैश बुक में यहाँ क्या होती है, डेबिट साइड, और इधर क्या होती है, क्रेडिट साइड। कैश बुक बनाते हैं हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, कैश बुक एंड 7 सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक क्या होती है, हमारे लिए एसेट्स होती है, बढ़ जाए तो डेबिट और घट जाए तो क्या, क्रेडिट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ क्या करते हैं, कैश बुक शब्द ना यूज करके क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जिसकी ये साइड होती है रिसिप्ट, ये साइड क्या होती है, रिसिप्ट, और ये साइड क्या होती है, पेमेंट। एंड इट इज एज गुड एज कैश बुक। क्या है ये, कैश बुक की तरह ही है, जो कि एसेट्स अप्रोच पे करती है, घट जाए तो क्रेडिट और बढ़ जाए तो क्या, डेबिट। ट्रायल बैलेंस इंफॉर्मेशन देता है उसके, और उससे पहले आप कैश बुक बना ही लेते हैं जब हम करते हैं, यहाँ भी वैसे ही बन जाता है। इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इसका फॉर्मेट मैंने आपको नोट्स पे दे रखा है, इसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और कैश बुक तो आपने बचपन में 11th में पढ़ा ही था, सारा पैसा आया इस तरफ, सारा पैसा गया इस तरफ, कैश कॉलम बैंक कॉलम, ऐसे काम चलता है, ठीक है जी। इसकी अकाउंटिंग, उसकी अकाउंटिंग। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बनाते हैं आपके पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड क्या नेचर है इसका, नॉमिनल, नॉमिनल नेचर है। डेबिट साइड विल शो डिक्रीज एंड क्रेडिट साइड विल शो इंक्रीज। नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट द लॉसेस और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट प्रॉफिट गेन्स एंड रेवेन्यूज, ऐसा करके, ठीक है। ये रुपीज होता है, ये पर्टिकुलर होता है, रुपीज होता है, पर्टिकुलर होता है। इसको निकालने से आपके पास क्या होता है, प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है, या क्या निकलता है, नेट लॉस निकलता है। अगर आपकी क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम तो आपको क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट, और डेबिट कम तो क्रेडिट, तो आपको नेट लॉस निकलेगा। यहाँ ही क्या करते हैं, ये अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी तो यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या यूज करते हैं टर्म, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जो उसका नेचर भी क्या होता है, इसका नेचर भी नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट साइड विल शो डिक्रीज, क्रेडिट साइड विल शो इंक्रीज। मतलब अगर आपके प्रॉफिट रेवेन्यू गेन बढ़ेंगे तो इस तरफ, और घटेंगे तो, अच्छा ध्यान से समझना, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है इसीलिए क्या होगा, इनकम इस तरफ जाएगी, इनकम इस तरफ जाएगी, और एक्सपेंडिचर किस तरफ, इस तरफ जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में शो होते हैं और इनकम कहाँ साइड होती है, क्रेडिट साइड में शो होती है। ये जो है यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ क्रेडिट साइड में क्या शो होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट गेन्स वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम। ट्रेडिंग अकाउंट है तो सेल्स, अदरवाइज नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट है तो क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इधर क्या हो जाते हैं, सारे के सारे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम इस तरफ शो करते हैं। इससे प्रॉफिट निकलता है, लॉस निकलता है। अब आप देखिए जरा, 1 मार्कर में क्वेश्चन आ जाए, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगी, सरप्लस कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो,
सरप्लस। और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम क्या कहलाएगी? आपकी डेफिसिट कहलाएगी। ठीक है। एक और चीज समझिए, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के केस में देयर इज एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, देयर इज एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर हु इज नोन एज ओनर। ओनर कहलाता है, कहलाएगा ना, द पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, शेयर होल्डर भी ओनर कहलाते हैं। इस केस में कोई ओनर थोड़ी है। गौहर ने बैचलर्स क्लब ऑफ नोएडा का क्या करा, शुरुआत करी, उसका उसका नींव के पत्थर रखे, नोएडा सीयू से जमीन ग्रांट पे ली, पैसा वैसा इकट्ठा करा, लेकिन मालिक थोड़ा ही है वो, उसका ओनर है क्या? वो नहीं है। वो प्रेसिडेंट कहलाएगा, चेयरमैन कहलाएगा, लेकिन ये ओनर नहीं कहलाएगा। इस केस में बिजनेस का आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, ओनर होता है। प्रॉफिट लॉस किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इस केस में हमें क्या मिलता है? इस केस में जब हम लास्ट में जाते हैं तो हम क्या बनाते हैं? एक बैलेंस शीट बनाते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में एसेट साइड और क्या होती है? लायबिलिटी साइड। यहाँ हम कैपिटल लिखते हैं और कैपिटल में प्रॉफिट लॉस वगैरह करते हैं। यहाँ हम सारी एसेट्स लिखते हैं और दोनों साइड क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे आप, इस तरफ क्या कोई कैपिटल होती है? नहीं होती। कैपिटल तो होती ही नहीं है। यहाँ तो आपको ओपनिंग स्टार्टेड बिजनेस विद 50 लाख लिखा हुआ आएगा। यहाँ लिखेंगे इनॉग्रेटेड क्लब विद ₹20 लाख। किसका 20 लाख? गौहर का थोड़ी था वो। थोड़ा नोएडा 30 ने दिया, थोड़ा दोस्तों ने दिया, थोड़ा किसी से कुछ, कहीं से ऐसा करके निकाला पैसा। तो यहाँ कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर या ओनर नहीं होता है। इसीलिए हमें एक परेशानी फील होती है। क्या परेशानी फील होती है? कि हमारे पास हमारे पास क्या है? देखिए, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एसेट्स भी हैं और हमारे पास क्या है? लायबिलिटीज भी हैं। और यहाँ हम बैलेंस शीट यूज करते हैं, यहाँ हम बैलेंस शीट नहीं बोल सकते हैं। यहाँ हम क्या यूज करते हैं? शब्द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शब्द यूज करते हैं। लेकिन क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शब्द का जो प्रैक्टिकल इस्तेमाल अगर आपने देखा होगा तो एक चैप्टर था सिंगल एंट्री सिस्टम, तो वो शब्द मैं यहाँ नहीं लेके चल रहा हूँ। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? बैलेंस शीट बोल रहे हैं, लेकिन परेशानी की बात है कि वो जो बैलेंस शीट बनती है यहाँ पर, वो 31 मार्च 2023 की बनेगी। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ एक परेशानी आ जाती है। जब अपने बिजनेस जब जब आपकी एक्टिविटी शुरू हुई थी, फिर वो खत्म हुई, फिर अगले साल जब एक्टिविटी कैरी फॉरवर्ड होती है, तो यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर भी हमने बोला एक शब्द, क्या? बैलेंस शीट यूज करी। और हमने बैलेंस शीट 1/4/2022 की लिखी। क्यों लिखी 2021-2 की? क्योंकि कैपिटल शब्द तो हमारे पास होता ही नहीं है, लेकिन हमारे पास सन्ड्री एसेट्स होती है और हमारे पास क्या होती है? सन्ड्री लायबिलिटीज होती है। ये हमारे पास क्या है? सन्ड्री एसेट्स हैं। भाई, क्या बैचलर क्लब के ऊपर की कोई एसेट्स नहीं होगी? होगी ना। उसका ग्राउंड होगा, उसकी बिल्डिंग होगी, उसका स्विमिंग पूल होगा, उसके इक्विपमेंट होंगे, बहुत कुछ होगा। सारी की सारी उसकी उसकी किचन के अंदर जो उसने सारा का सारा सिस्टम लगा रखा, वो सारा है ना, वो उसकी एसेट्स हैं। क्या बैचलर्स क्लब के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी? होगी ना। उनका तो सारा काम ही किसे चलता है? दान पे चलता है, उधारी पे चलता है। तो अब मुझे बताइए, सन्ड्री लायबिलिटीज भी होंगी। हो सकता है इन्होंने बैंक से लोन ले रखा हो सकता है इनके क्रेडिटर हो सकता है इनके बिल्स पेबल हो, वो भी आएगा इधर। अब आप सब जानते हैं, सन्ड्री एसेट्स में जब मैं सन्ड्री लायबिलिटी माइनस करूं तो क्या निकलता है? कैपिटल। क्या निकलता है? कैपिटल। लेकिन कैपिटल शब्द तो हम यूज ही नहीं कर सकते यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? कैपिटल की जगह क्या यूज करते हैं? कैपिटल फंड। क्या यूज करते हैं यहाँ पर शब्द? कैपिटल फंड। और वो क्या बनती है हमारे लिए? बैलेंसिंग फिगर बनती है। क्यों बनेगी बैलेंसिंग फिगर? क्योंकि एनपीओ में कोई पैसा तो लगाता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बैलेंस शीट यूज कर रहे हैं। बैलेंस शीट चलती है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब एसेट हमारे पास है और लायबिलिटी हमारे पास है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करूंगा तो क्या निकलेगा? कैपिटल तो निकलेगा। कैपिटल शब्द यूज कर दूंगा तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, तो कैपिटल शब्द यूज नहीं करते, उसकी जगह क्या यूज करते हैं? कैपिटल फंड। वी यूज कैपिटल फंड, यूज कर लिया। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में? अगर कैपिटल फंड गिवन है, अगर कैपिटल फंड गिवन होता है तो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती जरूरत, ठीक है। और अगर कैपिटल फंड नहीं गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी करके क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या कैपिटल नेगेटिव हो सकती है? कैपिटल नेगेटिव, नो प्रॉफिट, कैपिटल नेगेटिव। कैसे? पार्टनरशिप में अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हो तो बहुत ज्यादा ड्राइंग्स होगी, बहुत ज्यादा परमानेंट विड्रॉल होगी तब। लेकिन वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल होते हैं
प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन बैचलर्स क्लब के केस में ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है पता है? कि लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाएं और एसेट्स कम रह जाएं। ये तो धर्म खाते पे चल रही है ना, लोगों के चंदे पे चल रही चीजें। हो सकता है किसी साल उधारी ज्यादा हो जाए और पैसा कम बचे, तो ऐसे केस में, एनपीओ के केस में, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आपकी ओपनिंग लायबिलिटीज ज्यादा हो जाए, किससे? ओपनिंग एसेट से। तो ऐसे में वो जो बैलेंसिंग फिगर हमने कैपिटल फंड बोला था ना, वो इस तरफ आ जाएगा, और उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल का डेफिसिट बोलते हैं। एक शब्द और यूज करते हैं उसके लिए, कैपिटल ओवरड्रॉन। तो कैपिटल ओवरड्रॉन को एमसीक्यू में कैसे बोलेंगे? कैपिटल ओवरड्रॉन इज excess of sundry assets over sundry liabilities, excess of sundry liability over sundry assets, excess of income over expenses, excess expense over income। समझ रहे हैं क्या है ये? excess of what? liability over assets। अब जिसे ये पता ही नहीं है वो तो इसको गलत ही बोलेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि एसेट ओवर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी ओवर एसेट्स थोड़ी होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं एज ऑन, इसे ओपनिंग बैलेंस शीट बोला जाता है, तो आपका क्या हो सकता है? ये नेगेटिव हो सकता है। तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो यहाँ पर क्या शब्द आएगा? कैपिटल ब्रैकेट में डेफिसिट बोल देंगे कुछ लोग ऐसे करके, या हम क्या बोल सकते हैं? कैपिटल ओवर ड्रॉन भी बोला, कैपिटल ओवर ड्रॉन शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, आप ढंग से पढ़ेंगे घर जाके तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बैलेंस शीट बन गई। देखो भाई, रेसिस्टेंट पेमेंट था आपके पास और लूज इंफॉर्मेशन थी। वहां ट्रायल बैलेंस होता है और लूज इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ क्या होता है? आपके पास ट्रायल बैलेंस बनाया बनाया ठीक है, रेसिस्टेंट पेमेंट होती है, कितना आया और कितना गया, और लूज इंफॉर्मेशन, उससे आप बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। और इनकम एक्सपेंडिचर में जो सरप्लस आता है, फिर आपको क्या बनानी पड़ती है? फिर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है 31 मार्च 2023 की, ठीक है जी, साल के आखिर की। और आप यहाँ क्या लिखते हैं? अगर अगर कैपिटल फंड है तो कैपिटल फंड यहाँ लिखते हैं, जो भी लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे उसमें? सरप्लस करेंगे, है ना, सरप्लस प्लस कर देंगे। भाई सरप्लस कैपिटल फंड में जुड़ेगा ना, जैसे प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ता था, और माइनस क्या कर देंगे इसमें से? डेफिसिट अगर कुछ हुआ तो वो माइनस कर देंगे और यहाँ लिख देंगे। लेकिन अगर कैपिटल ओवरड्राउन हुई तो क्या होगा? भाई ये कैपिटल यहां जाएगा तो कैपिटल ओवरड्राउन यहां जाएगा। कैपिटल ओवरड्राउन मान लो कुछ भी रुपए की थी, अगर अगर सरप्लस हुआ तो सरप्लस तो इस तरफ दिखता है ना, इसे उठा के इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? माइनस सरप्लस। सरप्लस से क्या होता है? हमारा कैपिटल ओवरड्राउन कम होता है। अगर डेफिसिट हुआ तो क्या हो जाएगा? प्लस डेफिसिट, ऐसे करके देन इट विल बी शोन हियर। कई बार क्या होता है कि ओवरड्रॉन है सिर्फ ओवरड्रॉन है सिर्फ 50,000 का, सरप्लस हो गया 1.5 लाख का, तो ये उठ के यहीं आ जाएगा। सरप्लस 1.5 लाख का पॉजिटिव फिगर, ओवरड्रॉन कितने का? 50,000 का, तो फिर ये इस तरफ आ जाता है। तो कई बार आपके पास ये भी हो सकता है कि एक बैलेंस शीट गिवन हो, इसमें ओवरड्रॉन गिवन हो, नीचे बोलते सरप्लस इतना, तो बताइए व्हाट इज द करेक्ट फिगर? ABC कुछ भी दे देगा। करेक्ट फिगर में क्या आएगा? कैपिटल फंड। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो यहाँ पर, ये मैं दे रहा हूं एग्जांपल। दिस इज बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 की, ठीक है, ये बैलेंस शीट है। ये है कैपिटल ओवरड्रॉन 1 लाख रुपए का, ठीक है, ऐसे करके। और ये मैं बोल रहा हूं एन एक्सट्रैक्ट है ये, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब सिर्फ एक आइटम बना के दे दिया। नीचे इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी है क्या? सरप्लस रुपीज 1,50,000। सरप्लस कितने का है? 1,50,000 का। अब आपसे ऑप्शन ए पूछता है, हाउ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड? यो above information will be shown in the balance sheet asset side as capital overdrawn 250, शब्द है कैपिटल ओवरड्रॉन 250 का। नंबर 2, कैपिटल ओवरड्रॉन 50,000 का, ठीक है। नंबर 3, कैपिटल फंड 50,000 का, या फिर बोल दिया सरप्लस 50,000, कुछ ऐसा करके बोल दिया। तो आप कंसेप्ट समझ पाए? भाई ये है पॉजिटिव, वो क्या है? नेगेटिव। और अगर उसके इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 1 लाख खत्म होने के बाद बाकी तो इसको इसी तरफ आना पड़ेगा। तब हमें पता कैसे दिखाना पड़ेगा? तब हमें लिखना पड़ेगा सरप्लस 1.5 लाख माइनस कैपिटल ओवरड्रॉन, तो फिगर आपकी कैपिटल फंड की बनेगी। फिर वो ऐसे दिखेगी, इस तरफ दिखेगी वो फिगर। नहीं पता चला? नहीं, सरप्लस इस तरफ दिखना चाहिए 1.5 लाख का, और कैपिटल ओवरड्रॉन उस तरफ दिखना चाहिए। अब सरप्लस ज्यादा है कैपिटल ओवरड्रॉन से, तो क्या करूंगा? इसको उठा के यहाँ माइनस करूंगा,
तो मेरे पास क्या फिगर आएगी, यहाँ कैपिटल फंड की फिगर आ जाएगी कितने की, 50,000 की, ऐसा करके दिखेगी। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको फिर इस तरह से देते हैं। और जब हम 12th का सिलेबस पढ़ाते हैं तो उस तरह के क्वेश्चंस नहीं देते हैं, लेकिन सीयूटी का लेवल 12 से थोड़ा सा ऊपर होता है, सीबीएसई से थोड़ा सा ऊपर होता है, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। तो अब आप जरा अपने नोट्स की तरफ नजर डालें, जरा देखें, जरा फर्स्ट शीट पे देखें। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, फर्स्ट शीट? Yes, sir. Yes, sir. देखिए जरा, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। देखिए शुरू से देखते हैं। रेसिस्टेंट पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बनता है, मालूम है सबको। ओपनिंग बैलेंस शीट किस लिए बनाई जाती है? टू फाइंड आउट कैपिटल फंड, जनरल फंड या फिर कैपिटल ओवरड्रॉन, इसके बारे में डिस्कशन किया मैंने अभी आपके सामने। इनकम एक्सपेंडिचर किस पर बनता है? एक्रूवल बेसिस पर बनता है। भाई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एक्रूवल बेसिस पर बनता था ना, चाहे एडवांस हो चाहे आउटस्टैंडिंग वो एडजस्ट होगा। कैश बुक में कुछ एडजस्टमेंट नहीं होती, मालूम है आपको? कैश रिसीजन पेमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, कैश बुक में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। आया लिखेंगे, गया लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस कैश का बनता है, क्लोजिंग बैलेंस कैश या बैंक बिकता है, ऐसे बचता है। आप देखिए, और क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको मालूम ही बनती है। तो आपके सामने एक रिसीजन पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2020 का दिख रहा है, जिसके डेबिट साइड में बैलेंस बीडीआई, मतलब कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है। आई होप दिस इज फाइन। और क्रेडिट साइड के नीचे में दिख रहा है बैलेंस कैश का और बैलेंस बैंक का, ये भी दिख रहा है, दैट्स आल्सो फाइन। और रिसिप्ट साइड में अब जरा समझो, एक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि इस साल की ट्रांजेक्शन को लिखो, पिछले साल इस साल के लिए एडवांस जोड़ दो। ठीक है, पिछले साल मतलब पिछले साल जो है इस साल के लिए एडवांस सबसे जोड़ दो इस साल में, और मान लो इस साल अगले साल के लिए क्या हटा दो उसको। आपको तो फिगर कौन सी इसी साल की रखनी है एक्रूवल बेसिस के हिसाब से। रेसिडेंट पेमेंट कहता है बिल्कुल नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितना आएगा मैं लिखूंगा। इस साल का आएगा मैं रिसिप्ट बोलूंगा, अगले साल का आएगा तो भी रिसिप्ट बोलूंगा, पिछले साल का आएगा तो भी रिसिप्ट बोलूंगा। इसी तरह से पेमेंट इस साल की होगी तो भी पेमेंट बोलूंगा, अगले साल की एडवांस होगी तो भी पेमेंट बोलूंगा, और पिछले साल का चुकाना पड़ रहा है तो भी पेमेंट बोलूंगा। तो रिसीजन पेमेंट अकाउंट इज हाईली पॉल्यूटेड फिगर। उसमें अगले साल की पेमेंट भी है, इस साल की पेमेंट भी है, पिछले साल की पेमेंट भी है, और इस साल की रिसिप्ट भी है, अगले साल की रिसिप्ट भी है, पिछले साल की रिसिप्ट है। यहाँ अकाउंटिंग खतरनाक हो जाती है। अब तक जो भी अकाउंटिंग आपने कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, उसमें सिचुएशन इन्फॉर्मेशन एक साल की होती थी सिर्फ। यहाँ क्या होगा, सब्सक्रिप्शन है मान लो या सैलरी है मान लो, तो पिछले साल की एडवांस भी दिखेगी, इस साल की एडवांस भी दिखेगी, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग भी दिखेगी, और इस साल की आउटस्टैंडिंग भी दिखेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको प्लस माइनस करके इस साल का एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस वो निकालना होता है। तो इसलिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आप देखेंगे जितने भी नोट्स मैंने आप लोगों को दिए थे, कोई भी नोट ऐसा नहीं था जो 15 पेज का हो, 17 पेज का हो। ये चैप्टर कितने पेज का है? 17 पेज है इसमें। इसमें सब कुछ कवर करा है, इसमें बीकॉम ऑनर्स तक का कवर कर रखा है मैंने, बहुत कुछ कर रखा है। इट विल हेल्प यू अगर आप बीकॉम ऑनर्स लेते हैं तो। बीबीए में टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो पेमेंट साइड पे दिख रहा है आपको पिछले साल की पेमेंट, इस साल की पेमेंट, अगले साल की पेमेंट। ठीक है, इसी तरह से कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट डेबिट साइड में है और कैपिटल रिसिप्ट भी डेबिट साइड में। अब जरा समझे रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। अगर आप रूटीन आइटम बेचते हैं, डे टू डे के आइटम बेचते हैं, जैसे घास बेच दिया, नोल्ड न्यूज़पेपर बेच दिए, ठीक है, छोटे मोटे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, स्टेशनरी वगैरह, वो सब चीजें का आपने पेमेंट वगैरह मतलब बेच बाच दिया, पैसा ले लिया, तो क्या होगा आपके लिए, रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन अगर आपने अपनी मशीन बेच दी, या आपने कोई जमीन का टुकड़ा बेच दिया, या कोई प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच दिया, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट विल गो टू इनकम, करेक्ट है। और कैपिटल रिसिप्ट कहां जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। बैलेंस शीट में देखो भाई, आपने मशीन बेची ना, मशीन बेच के पैसा आया तो कैश में डाल दिया, लेकिन मशीन बिक गई, वो तो एसेट से कम होनी चाहिए ना। तो जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो कहाँ चली जाती है, वो बैलेंस शीट में क्या हो जाता है, जो एसेट्स होगी वहां से माइनस होती है, और रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ चली जाती है, इनकम साइड में चली जाती है। अब एक बात और समझें जरा, ठीक है, 50,000 की मशीनरी 45,000 में बेच दी, अब क्या होगा, 50,000 की मशीनरी 45,000 में बेच दी,
5,000 का लॉस हो गया, लॉस इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर में ही जाएगा, लेकिन एसेट साइड से कितना माइनस होगा, 50,000 कम होगा। 50,000 की मशीनरी 60,000 में बेच दी तो कैप एसेट से कितना माइनस हो जाएगा, 50,000, ठीक है। और जो 10,000 का प्रॉफिट है कहाँ चला जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में चला जाएगा। वो अभी ट्रीटमेंट करेंगे, जब एसेट्स का ट्रीटमेंट करेंगे आपको दिखेगा। अभी तो बीच बीच में जो चीजें आ रही है मैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। आप सामने देखिए। अच्छा, पेज नंबर 3 जो है ना आपका, उस पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डिटेल, अभी नहीं जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे, कोई बात नहीं। रिसिप्ट देख लीजिए, रेवेन्यू रिसिप्ट, रिकरिंग रिपीटेड रूटीन रिसिप्ट, जनरल कलेक्शन, सेल ऑफ पेटी आइटम्स और सब्सक्रिप्शन। ये सारे के सारे आइटम कहाँ जाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड, यानी कि कहाँ जाते हैं, इनकम में जाते हैं। कैपिटल रिसिप्ट फॉर एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क, फॉर एनी रेयर कलेक्शन, नॉन रिपीटेड आइटम, जैसे फंड फॉर मैच, चैरिटी, टूर्नामेंट, ये सब क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक काम के आने वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं। इस पर हम और डिटेल, मतलब जब हम आगे पढ़ेंगे ना, मैच फंड, चैरिटी फंड, टूर्नामेंट फंड के बारे में पढ़ेंगे आराम से। और सेल ऑफ एसेट्स मैंने बताया था आपको अभी। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दे रखे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में जाते हैं, वो क्या क्या है, वो देखिए आपके सामने। सब्सक्रिप्शन हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ग्रास, प्रोसीड्स ऑफ एंटरटेनमेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, एंट्रेंस फीस, वैसा कुछ करके। अब एक बात समझना, जब तक आप सीबीएसई पढ़ रहे थे तो आपको किसकी ध्यान देना था, आपको सीबीएसई का सिलेबस का ध्यान देना था। देयर आर टॉपिक जहां एनसीईआरटी कुछ कहती है, सीबीएसई कुछ कहता था। हम क्या बोलते थे, जहां एनसीईआरटी और सीबीएसई है, सीबीएसई को मानना, करेक्ट है। 12th में बोलते थे ना, अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए सीबीएसई एनसीईआरटी तो किसे मानना है, सीबीएसई को मानना है। सीयूटी में अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए सीबीएसई और एनसीईआरटी तो किसको मानना है, एनसीईआरटी को मानना है। तो यहाँ हम सीबीएसई के कंसेप्ट को नहीं लेके चलेंगे, जो एनसीईआरटी में बोला उसको लेके चलेंगे। पेपर वहां से बनना है और मार्किंग स्कीम वहीं से टैली होनी है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे, सीबीएसई ने कुछ और बोला होगा इस चैप्टर में और एनसीईआरटी ने कुछ और है, मैंने लिख रखा है। इन सीबीएसई एग्जाम सीबीएसई को फॉलो करना, अदरवाइज आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना। ठीक है, आगे देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, और एंट्रेंस फीस वगैरह के बारे में और डिटेल ट्रीटमेंट दे रखा है। कैपिटल रिसिप्ट्स में लेगेसी होती है, लाइव मेंबरशिप फीस होती है, एंडाउमेंट फीस होती है, एंट्रेंस फीस होती है, सब पर डिटेल डिस्कशन आएगा अभी। और हर तरह के रिजर्व्स एंड फंड्स, मैच फंड, प्राइज फंड, पेंशन फंड, चैरिटी फंड, टूर्नामेंट फंड, ये सब क्या कहलाएंगे, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएंगे, क्योंकि ये कौन से रिसिप्ट्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, नॉन रिकरिंग है, कभी कभी होने वाले होते हैं। इनमें से एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करके। देखो बेटा एक बात समझना, आपको क्वेश्चन जो आएंगे सब्सक्रिप्शन पे आएंगे, टूर्नामेंट फंड पे आएंगे, कंज्यूमेबल आइटम पे आएंगे, एसेट्स के ट्रीटमेंट पे, डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट पे आएंगे, इस तरह के आएंगे आपके पास। वही सब चीजें इन सब्सिक्वेंट पेजेस में मैंने बहुत डिटेल में केस पे केस बना के कर रखी है। ठीक है, मैं आपको लॉजिक सिखाऊंगा, केस तो हम हजारों बना लेंगे वैसा करके। ठीक है, और चलते हैं आगे। पेमेंट देखिए, रूटीन पेमेंट होती है जिन्हें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में हम डालते हैं। और दूसरी पेमेंट क्या होती है, स्पेसिफिक, जैसे टूर्नामेंट फंड था, टूर्नामेंट का एक्सपेंस हो गया तो उसे एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते, फंड में से माइनस करके दिखाते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग जब पढ़ेंगे पता चलेगा। ठीक है, परचेज ऑफ एसेट्स, इसे एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे, ये एसेट्स में जाके जुड़ जाएगी, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। भाई एसेट्स बिकेगी, एसेट्स में से माइनस, एसेट्स खरीदी जाएगी तो क्या होगा, एसेट्स के अंदर जोड़ देंगे, उसे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे। अच्छा जी, कुछ पेमेंट जनरल पेमेंट होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, स्टेशनरी, ऑडिट फी, अपकीप ग्राउंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैलरीज, वेजेस, इंश्योरेंस, म्यूनिसिपल टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस, अदर एक्सपेंसेस, ये सब जब पेज नंबर 3 पे चलेंगे और डिटेल में दिखेगा आपको। एक होता है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, ये लोग पता है क्या समझते, इसे कैपिटल से समझ लेते हैं। ऑनरेरियम क्या हुआ, आपने सल्लू भाई को बुलवाया, उनसे कुछ डांस की परफॉर्मेंस कराई, और समझना जब वो आता है तो एक ग्रैंड शो होगा, जो लोग आपके अपने उन्हें तो पास देके ऑडिटोरियम में बैठा दिया, और जो बाहर वाले थे उनसे टिकट कटवाए। क्या करवाया उनसे, टिकट मतलब टिकट लगेगा, एंट्री फीस लगेगी। होता ना जैसे किसी कंसर्ट में जाते हैं, बिल्कुल स्टेज के पास जाएंगे तो आप 25,000, 50,000, 1-1 लाख तक। गुड़गांव में नहीं होते वो सनबर्न वगैरह होते हैं, जो होते हैं ना सनबर्न, नहीं होते हैं, पता नहीं क्या होता है सनबर्न, मुझे मैंने सुना था कि सनबर्न में जा रहे हैं। 3 साल 4 साल पहले कोविड से पहले बच्चे सनबर्न पार्टी में जाया करते थे। मैंने कहा धूप में जलोगे ना, अरे नहीं सर, सनबर्न का मतलब वो कोई फिरंगी गायक आता है
और वैसे तो होता है, कुछ डांस गाना चलता है, तो उसके स्टेज के बिल्कुल पास वाली रो पे जब आप जाते हैं तो उनका टिकट महंगा होता है, नहीं होता? होता है ना? और जो दूर दूर होते हैं उनके टिकट क्या होते हैं? सस्ते। आप देखिए, आपकी आफ्टर पार्टीज होती हैं, कॉन्टी होती हैं, अगर हफ्ते भर पहले कोई पेमेंट दे देगा तो 1000-1200 रुपये देगा, और इवेंट के दिन देगा तो कितना होगा? 4000-5000 रुपये की फटकार लगती है उनपे। तो जितना नजदीक स्टेज के जाएंगे उतना आपको महंगा टिकट देना पड़ेगा, क्योंकि आपको साक्षात दर्शन हो रहे थे अपने देवता के, है ना? वो अपने रुमाल और क्या कहते हैं, बनियान वनियान, और वो निकाल के ऐसे फेंक रहे होते हैं, बच्चे कैच कर रहे होते हैं ऐसा करके, है ना? कई बार वो खुद ही कूद जाते हैं भीड़ में, होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे। यूएस में इस तरह के क्रेजी कॉन्सर्ट्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, आपने सल्लू भाई को बोला कि भाई तुम डांस वांस करोगे। सल्लू भाई हमेशा बिना टी शर्ट के आते हैं, उनको आप शॉल पहनाते हैं, उनके गले में माला डालते हैं, उनको 1 लाख रुपए का चेक देते हैं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम तो बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने का मतलब पता क्या हो गया? कि सल्लू भाई जब जाने वाले थे तब उनके गले में पट्टा डाल देते हैं, कहते हैं अब तुम यहीं रहोगे और हम तुमसे रोज शो कराएंगे और पैसा कमाएंगे। ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेफिनेशन क्या कहती है? अमाउंट पेड टू द पर्सन हु इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पेमेंट टू एन आर्टिस्ट और फिल्म स्टार फॉर गिविंग परफॉर्मेंस एट द क्लब इज एन एग्जांपल ऑफ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब ऑनर कर रहे हैं भाई, गुलाम थोड़ी बना रहे हैं उसको। ये ऑनरेरियम कहलाता है। इट इज शोन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार एनसीईआरटी के दर्शन आप लोगों को करा दूं कि एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या, फिर मैं ना कोर टॉपिक की तरफ चलूंगा। अभी तो हमने सिर्फ ब्रीफ ग्लिम्पसेस लिया था। देखें जरा एनसीईआरटी की किताब अगर आप खोलते हैं, दिस इज एनसीईआरटी टेक्स्ट, कैन यू सी दिस नाउ? हेलो, दिख रहा है आपको ये? यस सर। दिख यस रहा है सर। ना? हाँ जी, ठीक है, देख लीजिए। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको पढ़नी है अगर आपको सीयूटी क्लियर करके चलना है तो। ठीक है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैसे पता लगाओगे आप इसके डिस्कशन से? सच ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पब्लिक एट लार्ज, they are organized as a charitable trust society, subscribed to such organization is called members, their affairs are managed by executive committee, managing committee. Main source of income क्या क्या होता है? अब बोल देंगे which of the following is not the main source of earning for NPO? क्या है? सब्सक्रिप्शन है, डोनेशंस है, लेगेसीज हैं। जनरल लेगेसीज बोली, स्पेसिफिक लेगेसीज के बारे में बताऊंगा आपको। ग्रांट इन एड है और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स है। अब कैश फ्लो में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाई जाती थी। यहाँ इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कुछ नहीं है, या तो इनकम है या नहीं है। ठीक है, तो डोनेशन से सब्सक्रिप्शन मेंबर का डोनेशन, जनरल, स्पेसिफिक डोनेशन नहीं, जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन क्या होती है? जैसे क्लब में, बैचलर क्लब में है 1000 मेंबर है, हर मेंबर से बोलते हैं 1000 रुपये महीना दो, ये जनरल डोनेशन। क्लब में 1000 मेंबर हैं और आपने हर मेंबर को बोला हम क्लब में क्या बना रहे हैं, एक बैंकेट हॉल बना रहे हैं जहां पर तुम तो शादी नहीं करोगे लेकिन तुम्हारे भाई बहनों की शादी होगी। ठीक है, तो उसके लिए सब हर क्लब मेंबर को बोला 5000 रुपये दो, तो वो डोनेशन फॉर बैंकेट हॉल है। वो क्या है? स्पेसिफिक डोनेशन है, वो कैपिटलाइज हो जाएगी, ये रिवेन्यू बनेगा। इसी तरह से लेगेसीज होती हैं, लेगेसीज के बारे में आऊंगा अभी मैं। सरकार की तरफ से ग्रांट मिलती है, वो ग्रांट जैसे बैचलर्स क्लब, जैसे आपको शायद मालूम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे एनजीओ को ग्रांट देती है। ग्रांट का मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, वो तो रूटीन में मिलता है, वो अलग थोड़ी होता है कुछ। ठीक है, लेकिन एक चीज समझना आप, आपका बैचलर्स क्लब है और उसने बोला कि स्वच्छ भारत अभियान में बैचलर्स क्लब को हम इन्वॉल्व करेंगे, तो बैचलर क्लब को बोला गया स्वच्छ भारत अभियान के लिए आपको 2 करोड़ दिया जाता है, आप इसे अपने आसपास की सराउंडिंग को क्लीन करिए। तो ये जो पैसा दिया गया आपको, ये स्पेसिफिक ग्रांट है, ये आपके ऊपर एक तरह का बोझ है जब तक आपके आसपास का एरिया साफ नहीं होगा। या आपको बोले पोलियो एरेडिकेशन में आप इन्वॉल्व हैं, आपके बैचलर्स क्लब में पल्स पोलियो बूथ बनाए जाएंगे, जो टीका करना, डॉक्टर वॉक्टर का खर्चा, इवेंट का खर्चा, ये कौन भरेगा? ये हम भरेंगे, लेकिन हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम खर्च करिए। तो जब तक पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम चलता है और आपको फंड मिलते हैं, तो आपके लिए क्या है? वो स्पेसिफिक डोनेशन। और हर साल रूटीन सरकार आपको 5-5 लाख दे रही है, वो आपके लिए रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा आगे बोलते हैं क्या ये? फंड रेज बाय सच ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस सोर्सेज
क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। हमने बताया ना जनरल फंड, जो भी पैसा इनको मिलता है वो कहाँ चला जाता है, जनरल फंड के अंदर चला जाता है, क्योंकि इनका कोई इनकम का सोर्स तो होता नहीं है। और सरप्लस अगर देखिए, सरप्लस क्या होता है इनका, एक्सेस ऑफ क्या, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ क्या चीज है बताओ। कनिष्क कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता दो कुछ हो तो। फोन चालू कर लो अपना, स्क्रीन पर देख लो एनसीईआरटी क्या कह रही है। ठीक है, एनपीओ जो होती है उनकी रेपुटेशन क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर टू द सोसाइटी, उसके बेस पे उनकी रेपुटेशन बनती है। ठीक है, और accounting information provided by such organization is meant for present and potential contributors and to meet the statutory requirement। अगर सरकार ने आपको ग्रांट दी तो आपको अपनी अकाउंटिंग सरकार के पास जमा करानी पड़ेगी, लेकिन अगर ग्रांट सरकार ने नहीं दिया तो आपके ऊपर सरकार को अपनी अकाउंटिंग दिखाने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। यू आर लाइबल टू शो योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू whom, टू द कंट्रीब्यूटर, टू द मेंबर्स, दोज हु सब्सक्राइब टू यू, उनको देने की जरूरत होती है और किसी को देने की नहीं होती है। ठीक है, आगे चलें जरा। तो ये आगे बोलता है यहाँ पर, मैंने एक लाइन बताई थी ना आपको, दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट, बताया था आपको, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं क्योंकि कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर ही नहीं होता है। तो क्या बनाते हैं ये कैपिटल फंड बनाते हैं, जिसको किस नाम से भी पुकारा जाता है, जनरल फंड के नाम से भी पुकारा जाता है। तो कई बार पूछते हैं कैपिटल फंड इज नोन एज दिस इज क्या, जनरल फंड के नाम से बोला जाता है उसको। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यहाँ मेंटेन किया जाता है, और ताकि चांसेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन या एम्बेजलमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन मतलब आपकी अकाउंटिंग में गड़बड़ी, एम्बेजलमेंट मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड्स डन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा देखिए फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है, जरा नीचे देखिए, इसके फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, रिसीट्स एंड पेमेंट आता है, इनकम एक्सपेंडिचर आता है, और क्या आता है, बैलेंस शीट आता है। लेकिन बैलेंस शीट आपको दो बनानी पड़ जाती है, क्यों, एक आपको ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए बनानी पड़ेगी, और ओपनिंग में सरप्लस डेफिसिट करके आपको फिर क्लोजिंग। अगर आपको कैपिटल फंड गिवन है क्वेश्चन में तो आपको ओपनिंग नहीं बनानी है, कैपिटल फंड नहीं गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बनानी। ये इसकी अकाउंटिंग होती है। थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, समरी और कैश ये दोनों बना के चलते हैं। लिखा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक अ कैश बुक, ऐसे करके चलते हैं। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि एग्जांपल 1 में आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है 2 पेजेस पे ये एक्सटेंड हो रहा है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये एक्चुअल में होता कैसे है वो मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। हाँ जी बेटा, ये अब नोट्स पे आ जाइए आप, इसको छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी छोड़ दीजिए, नोट्स पे आ जाइए, नोट्स पे आ जाइए। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा ना कि एनसीईआरटी ने कुछ चीजें बोली हैं, जैसे डोनेशन लेगेसीज की बात आई थी, जनरल स्पेसिफिक डोनेशन है। अब एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है ना कि जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, लेगेसी के बारे में बहुत डिटेल नहीं बता रखी है, वो डिटेल हमने क्या कर दिया अपने नोट्स के अंदर डाल दी। आगे बता रखी है लेकिन हमने ब्रीफली कंसाइज कर दिया। यहाँ पर नोट्स को देख लीजिए, पेज नंबर 1 पे चल रहे हैं अभी हम। डोनेशंस, हमने कहा दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये दो तरह की होती है, स्पेसिफिक डोनेशन होती है, जनरल डोनेशन होती है। हमने बोला स्पेसिफिक डोनेशन क्या हो गया कि आपने क्या कर दिया, लेबोरेटरी बनानी है, लाइब्रेरी बनानी है, बैंक्वेट हॉल बनाना है, तो ये जो डोनेशन आती है इसे इनकम में नहीं डालते हैं, हालांकि रिसिप्ट में रहेगी, रिसीट्स एंड पेमेंट में तो दिखेगी, लेकिन वहां से उठ के कहाँ चली जाएगी, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगी, क्योंकि ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। जब तक आपका पवेलियन, जब तक आपका बैंकेट हॉल, जब तक आपकी लाइब्रेरी नहीं बनती है, इसको आप इनकम नहीं मान सकते हो। मान लो आपकी लाइब्रेरी बनाने के लिए कलेक्शन हुई 25 लाख की, ठीक है, और आपका 20 लाख खर्च हो गया, तो जो 5 लाख है ना आपका, वो अभी भी इसी के अंदर पड़ा हुआ दिखेगा। और उसका एक बड़ा मजेदार ट्रीटमेंट है, मैं दिखाऊंगा आपको। जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा चैप्टर, वो उस क्वेश्चन को 100% गलत करेंगे एग्जाम में। स्पेसिफिक डोनेशंस क्या होती हैं, जैसे हमने बोला लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाने के लिए, ये इनकम में नहीं जाएगी। पेज नंबर 1 पे चल रहे हैं हम लोग, इनकम में नहीं जाएंगी, कहाँ जाएंगी, ये बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में जाएंगी। जनरल डोनेशन कहाँ जाएंगी आपकी, जनरल डोनेशन इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में चली जाएंगी। ठीक है जी, लेगेसी समझिए क्या होता है। अब गौहर ने बैचलर्स क्लब खोला,
लेकिन कनिष्क को बोला था, उसने राहुल को बोला था, इसने आओ बन जाओ पार्टनर, मेंबर बन जाओ, बैचलर्स रहोगे, जिंदगी में सुख पाओगे। राहुल कहता ना ना ना, आई मेंटेन, आई मैनेज माय ट्रेजर ऑफ माय पेरेंट्स। कनिष्क भी बोला मैं तो स्टार्टअप खोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इन्होंने बहुत बहुत पैसा कमाया, वो 40,000 करोड़ का बना, वो 60,000 करोड़ का मालिक बना बिजनेस में चलते चलते। लेकिन इनके औलादे जो है ना खोते निकली, नालायक निकली, ना इनका कहना माने, फंड दोनों हाथों से उड़ाए, कोई फरारी मांगे, कोई मर्सिडीज मांगे, कोई पोर्शे में जोड़े, कोई कहीं कुछ उड़े, प्राइवेट जेट हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद, मतलब भयंकर तरीके से बर्बादी फैलाने पर ये दोनों फ्रस्ट्रेट हो गए। इन्होंने अपने दोस्त गौर को फोन करा, भाई बता क्या करें। कह रहा आ जाओ मेरे पास, बड़ी शांति सुकून है, देख मैं तो बैचलर हूँ अभी भी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अपनी विल बनाई, यहाँ कुछ दिन रहे गौहर के आतिथ्य में, और गौहर ने इनको बड़ा बढ़िया ढंग से ट्रीट करा। रोज सुबह योगा करते थे, शाम को योगा करते थे, छत थी उनकी, सुनहरी धूप आती थी, ठीक है, विटामिन डी चूसते थे बैठ के सुबह शाम। इन्होंने कहा क्या जिंदगी है यार, हम तो खोतों के लिए पैसे इकट्ठा करते रहे। कह रहे सब मोह माया, आ जाओ मेरे पास, ठीक है। तीनों मिलके रिंगा रिंगा रोजी खेल रहे थे छत पे बुढ़ापे में। खुश हो जाएगा और तेरे दोस्त वापिस आ गए। तो अब क्या हुआ, इनके मन में एक भाव जागा, यार जब इतना सुख हमें यहाँ मिल रहा तो क्या। उन्होंने क्या करा, इसने अपनी 60,000 करोड़ की, इसने अपने 40,000 की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, बैचलर्स क्लब ऑफ नोएडा के नाम पे क्या कर दिया, दान कर दिया। खुद तुमको 1-1 लाख डॉलर दे दिया, करा जाओ तुम चिल मारो, और एक एक घर दे दिया, इसके ज्यादा मैं नहीं दे सकता, कर दिया उसने ऐसा। ये लेगेसी कहलाती है। क्या होता है, डोनेशन रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बाय वे ऑफ अ विल, वसीयत कर दी ना इन दोनों ने। अब वो स्मॉलर भी हो सकती है और बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, देखना ठीक है। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ अ डिसीज पर्सन हु मे और मे नॉट स्पेसिफाई द यूज ऑफ द अमाउंट। कनिष्क ने बोला कि ये जो 60,000 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूं, इससे सिर्फ और सिर्फ बहुत बढ़िया क्या होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आप नोएडा एनसीआर में एस्टेब्लिश करेंगे। तो वो फंड के साथ इसने स्पेसिफिक यूज लगा दिया। अब ये फंड कैपिटलाइज हो गया। राहुल ने कहा जैसा खर्च करना है खर्च कर, जनरल टाइप की, लेकिन है लेगेसीज दोनों। आइए पढ़ते हैं। use of which is specified as specific legacy and shown in the balance sheet as a liability. If the use is not specified, it is considered as a revenue nature and credited to the income and expenditure account. ये एनसीईआरटी ने कहा है। एनसीईआरटी कहती है और हमें यही फॉलो करना है। अगर जनरल डोनेशन, अगर सिर्फ लेगेसीज लिखा है, इनकम में डाल दीजिए, ठीक है। और अगर क्या लिखा है, स्पेसिफिक है, तो कहां जाएगा वो, बैलेंस शीट की किधर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट की कौन सी साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस लेगेसी पे क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ हेल्थ केयर में यूज होगा, अदरवाइज नहीं यूज होगा। गॉट इट, ये एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। आगे चलते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, आपने हर मेंबर से सालाना मंथली पैसा लेते हो। कुछ मेंबर कहते हैं क्या मंथली क्या एनुअल, मुझे बता पूरे साल के लिए कितना देना पड़ेगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, जैसे क्लब महिंद्रा के लाइफ मेंबरशिप वाले वाउचर होते हैं, उस तरह के आपने देखा होगा ना, कई सारी कंपनी लाइफ मेंबरशिप ऑफर करती हैं। तो आपने देखा होगा ना, सिम कार्ड होते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले होते हैं, पर लाइफ टाइम कुछ नहीं होता, वो 10 साल की वैलिडिटी के बाद फिर से आपसे रिचार्ज करवाएंगे, तब तक उनकी मोनोपोली हो जाती है। तो लाइफ मेंबरशिप फी, ये लमसम अमाउंट होता है जो आपको मिलता है, और इसे कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया जाना चाहिए। कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट इसे किया जाता है, ठीक है। मतलब क्योंकि आपने सारी उम्र के लिए, अच्छा पेज नंबर 2 पे इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने दी है, अभी मैं भी बताऊंगा थोड़ा नीचे चल के। इसी तरह से एंट्रेंस फीस होती है। एंट्रेंस फीस बेसिकली क्या होती है कि जब आप पहली बार एंटर करते हैं तब आपको देनी पड़ती है, या जब टूर्नामेंट वगैरह होते हैं ना कोई, उनमें जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट, हॉकी टूर्नामेंट, अलग अलग टीमों से एंट्रेंस फीस ले ली जाती है। कभी देखा है, क्लब लेवल के टूर्नामेंट होते हैं, उनमें एंट्रेंस फीस होती है। फुटबॉल टूर्नामेंट, बास्केटबॉल टूर्नामेंट, कबड्डी, इनमें खो खो, इनमें सब में एंट्रेंस फीस होती है। और रूरल एरिया में बहुत होता है। हम बचपन में क्रिकेट मैच खेला करते थे, छोटे मोटे टूर्नामेंट होते थे, तो 11 मेंबर होते थे, हर मेंबर 10-10 रुपए देता था, 110 रुपीज होता था टूर्नामेंट की फीस। और जो टीम जीतती थी उसे 200 रुपए मिलता था, मेरा और अपना उसको ले जाते थे, ऐसे चलता था, ऐसे जीतते थे। तो अगर हम जीत गए तो 10 के 20 मिलते थे। सोचो, मैं बात कर रहा हूँ लेट 78-79 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय की। देखो, एंट्रेंस फीस एंड जनरल डोनेशंस आर कंसिडर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। किसके हिसाब से,
सीबीएसई के हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से नहीं चलना है आप। एनसीईआरटी क्या कर रही है, एंट्रेंस फीस, ठीक है, इसको क्या करना है, नॉन रिकरिंग, और क्या करना है, इसे कैपिटल फंड या जनरल फंड के अंदर डालना है। तो सीबीएसई अगर आप एग्जाम दे रहे होते तो क्या मानते हैं, रेवेन्यू मानते हैं, इसको आप क्या मानेंगे, कैपिटल। सीबीएसई वाले एग्जाम को नहीं कंसिडर करेंगे। ये जो येलो पोर्शन सीबीएसई के हिसाब से था, सीबीएसई नहीं है अब आपका, आपका एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पुरानी एसेट्स को बेच देते हैं तो क्या होगा, देखिए जरा, अगर आपने पुरानी एसेट को प्रॉफिट में बेचा, गेन में बेचा, तो वो इनकम साइड में चला जाएगा। लॉस में बेचा तो कहां चला जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। और जो उसकी बुक वैल्यू थी वो कहां से माइनस हो जाएगी, एसेट साइड से माइनस हो जाएगी। देखिए यार का, मान लो फर्नीचर 800 रुपए का था, 700 रुपए में सोल्ड कर दिया, तो जो 700 है वो रिसीजन पेमेंट अकाउंट में। लेकिन बात समझना जरा ध्यान से, 700 विल बी शोन एज अ रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट, नहीं, हाँ, 800 रुपया जो था उसको 700 में बेचा, द अमाउंट ऑफ 700 विल बी शोन, हाँ ठीक है, ये दो तरह से प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे आपकी 800 रुपए की चीज थी ना, वो 700 रुपए में बेच दी, ठीक है, 800 रुपए की चीज थी वो 700 रुपए में बेच दी, तो क्या होगा कि आपको 100 रुपए का लॉस हो गया, तो वो एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपने दिखा देना, ठीक है। और हाँ, हम रिसीजन पेमेंट में क्या दिखाएंगे, रिसीजन पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर है 700 दिखाएंगे, तो रिसीजन पेमेंट में 700 दिखेगा, इनकम एक्सपेंडिचर इनकम में 700 जाएगा, और बैलेंस शीट से कितना माइनस होगा, 800 माइनस होगा। ये ट्रीटमेंट बता रहा है इसका। तो रिसीजन पेमेंट में क्या दिखाना वो नहीं देखना हमें, हमें इनकम एक्सपेंडिचर में क्या दिखा रहा है और बैलेंस शीट में क्या दिखा रहा है। इनकम एक्सपेंडिचर में आपको 800 कीजिए 700 में, हाँ, तो 100 रुपए वहां दिखेगा और बाकी का हिस्सा वहां चला जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ एसेट्स जो होती है, हमेशा ध्यान रखना, लॉस या प्रॉफिट पे होती है, ये मैंने बता ही दिया आपको। इसके बाद एक और आइटम आता है, पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स पता क्या होते हैं, जो मंथली, क्वार्टरली, फोर्टनाइटली मैगजीन्स आपके पास आती हैं, ठीक है, वो मैगजीन्स जो होती हैं उनको पीरियोडिकल्स बोलते हैं। जैसे मान लो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पीरियोडिकल अलग होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया की मैगजीन अलग आती है, प्रिंट इंडिया अलग से आती है, पब्लिशिंग इंडिया की मैगजीन अलग से आती है, कॉस्ट एंड कंपनी सेक्रेटरीशिप की मैगजीन अलग आती है। ये सब मैगजीन्स होती हैं, इनको आप सब्सक्राइब करते हैं, इन्हें आप कूड़ा कबाड़ा समझ के बेचते हैं। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रिकेट का मैच चलता है भाई, ठीक है, उसमें कंज्यूमेबल आइटम क्या होते हैं, कंज्यूमेबल का मतलब नहीं बॉल खा गए, विकेट चबा गए, ऐसा नहीं है। कंज्यूमेबल किसे कहते हैं, बॉल स्टैंड के पार चली गई, गुम हो गई, तो भाई ये गली मोहल्ले का क्रिकेट थोड़ी, भाई पहले बॉल ढूंढ के लाएंगे तब क्रिकेट आगे बढ़ेगा। आईपीएल में ऐसा होता है क्या, बॉल स्टेडियम के पार चली गई तो भाई भाग रहे हैं खिलाड़ी, ऊपर गाड़ी के ऊपर कूद फांद के वापस ला रहे हैं, बॉल, ऐसा नहीं होता। कंज्यूमेबल आइटम है, बॉलर ने बॉल मारी, किल्लियां चटक गई, क्या होगा, वो कंज्यूमेबल आइटम है। रन ले रहे थे, पैड घिस गए पूरी तरह से, पैड, वो की कंज्यूमेबल आइटम है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए जो बॉलिंग मशीन है वो कंज्यूमेबल है क्या, नहीं, वो कैपिटल रिसिप्ट है, वो नहीं है। जो आपके ड्रोन उड़ रहे हैं पिक्चर कैप्चर करने के लिए, पुराने जमाने में क्या होता था ना, पता है, स्टेडियम की यहां से वहां तक वायर होती थी और एक मूविंग कैमरा चलता था, ऐसे 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 ऐसे। अब ड्रोन के आने से क्या हो गया, मूविंग कैमरा खत्म, अब तो ड्रोन से आप शॉट ले रहे होते हैं, और कई बार क्रिकेटर का शॉट ड्रोन पे जाके लग रहा होता है। एक शायद किसी आईपीएल में किसी टूर्नामेंट में ऐसा हुआ था। तो ये जो ड्रोन आपके चल रहे हैं, ये जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रखा है, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, ये आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की कैटेगरी में जाता है। और स्पोर्ट्स मटेरियल जो होता है कंज्यूमेबल होता है। स्पोर्ट्स मटेरियल अगर बिक गया तो इनकम साइड में, लेकिन अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बिके तो प्रॉफिट और लॉस जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, उसे हम यहाँ करेंगे सॉल्व। जब ये सारे आइटम डिस्कस कर लूंगा ना मैं आपके साथ, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि आपको समझ में आए कि ये चीजें कैसे चलती हैं, और उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा बड़ा वाला, ताकि आपको आइडिया बने कि भाई ओपनिंग कैसे बनती है, इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, एंड वी मूव इन दैट वे। गवर्नमेंट ग्रांट, अच्छा, एंडाउमेंट फंड के बारे में भी समझ लेते हैं जरा। ये पेज नंबर 10 पे हमने कंज्यूमेबल आइटम के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा, बाद में देखेंगे इसको। मान लिया आपने अपनी, जैसे अब मैं बताऊं, मिस्टर डागर हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने खूब पैसा कमाया शेरो शायरी से, लिटरेचर सब कुछ कमा के, ये बहुत ही रिनाउंड पर लेखक बने, राइटर बने, लिरिसिस्ट बने, पोएट बने, और पैसों की बारिश हुई, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की कृपा इन पे बरसी।
इन्होंने क्या कर दिया कि अपने दादाजी के नाम पर अपने स्कूल में क्या कर दिया, एक स्कॉलरशिप चला दी। इन्होंने क्या करा, 50 लाख रुपया स्कूल के अकाउंट में जमा करा दिया और बोला जो सीबीएसई 12th का टॉपर हो, ठीक है, ह्यूमैनिटीज में और इंग्लिश में हाईएस्ट नंबर लेके आए, उसको आप 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड देना। समझिए, 50 लाख रुपए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मिला। क्या आप उस 50 लाख को खास खर्च कर सकते हो? नहीं कर सकते। उससे होने वाली इंटरेस्ट इनकम से आप क्या करोगे, हर साल एक अवार्ड कैश में दोगे। ऐसे फंड क्या कहलाते हैं? एंडाउमेंट फंड कहलाते हैं। ये कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्योंकि इन्हें आप टच ही नहीं कर सकते हो। ये कैपिटल रिसिप्ट होते कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। गवर्नमेंट ग्रांट, स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट ग्रांट्स। द रिकरिंग ग्रांट्स, जो बार बार होने वाली ग्रांट है, उसे इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। लेकिन स्पेसिफिक ग्रांट है, जैसे हमने बोला क्या, जैसे कैश सब्सिडी वगैरह मिल गया, इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में जाता है। लेकिन बिल्डिंग ग्रांट, ग्रांट फॉर पोलियो एरिडिकेशन प्रोग्राम, ग्रांट फॉर कोविड वैक्सीनेशन, ये ग्रांट जो होती है क्या स्पेसिफिक होती हैं। इन्हें कहाँ डालेंगे आप? लायबिलिटी में डालेंगे और एक्सपेंडिचर इनमें से माइनस करके दिखाएंगे। तो जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है ना, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। गॉट इट? स्पेशल फंड, ये आपके प्राइज फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, ये सारे फंड होते हैं। और इसका डिटेल डिस्कशन 8 और 9 नंबर पेज पे जब हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, तब हम उसके साथ लेके चलेंगे इसको। ठीक है, अब जरा एक बार ना सब्सक्रिप्शन को और देख लेते हैं, तो उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन प्रैक्टिकल की तरफ मोड़ेंगे। अभी थियोरेटिकल चीजें हो रही थी। हमने बताया था ना कि एक एनपीओ के लिए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो क्या होता है? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, चैरिटी वगैरह जो होती हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर रखा है। अब नेटफ्लिक्स कैसे सब्सक्राइब होता है बताओ तो जरा। मंथली आपके अकाउंट से पैसा कटता है, आपने 1499 का ले रखा है। जैसे अमेजन प्राइम अगर आपने ले रखा तो उसके साथ आपको प्राइम वीडियो मिलता है, 1500 रुपए लेते हैं उस साल के, है ना। अभी जियो जो है ना सबका बैंड बजाने वाला है, इनफेक्ट शुरू कर दिया। मार्केट से नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सब गायब होने वाले हैं। सिर्फ रहेगा कौन? प्राइम वीडियो अमेजन का, और ये जियो रहेगा। और शायद जियो जो है वो नेटफ्लिक्स को खरीद भी ले। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हायर प्रोबेबिलिटी है उसे खरीद ले। तो जो ओटीटी वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, ये सब छोटू मोटू मोटू सब तो ले लिए, हॉटस्टार सब जियो की छतरी के अंदर आ चुके हैं। कुछ नहीं बचेगा, जियो बचेगा और अमेजन बचेगा, क्योंकि अमेजन वाला भी टक्कर का आदमी है उसकी, है ना। चलो, तो देखिए, सब्सक्रिप्शन जो होता है ये होता है क्या, मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है। और ये क्या होता है, मेंबर्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप रखने के लिए जो पैसा देते हैं, मेंटेन करने के लिए, उसे सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। दो तरह का होता है, पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन और एक होता है लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। बेटा जो पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन होता है वो इनकम में चला जाएगा, मंथली, एनुअली। लेकिन लाइफ मेंबरशिप कहाँ चला जाएगा? वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। अब लाइफ मेंबरशिप के भी दो ट्रीटमेंट होते हैं, ध्यान रखना। ये एनसीईआरटी के हिसाब से, ये सीबीएसई के हिसाब से नहीं है। देखिए, अगर आप उसे कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं तो लाइफ मेंबरशिप फंड अकाउंट के अंदर उसे छोड़ दें। ठीक है, और जब वो बंदा मर जाए, भाई हमेशा थोड़ी रहेगा। मान लो एक व्यक्ति था, उसने 50 लाख दे दिया, तो 50 लाख का 50 लाख आपने कैपिटल रिसिप्ट बना लिया और कहाँ डाल दिया? लाइफ मेंबरशिप फंड अकाउंट के अंदर डाल दिया। अब आपको पता चला वो बंदा मर गया, तो जैसे वो बंदा मरा उसका 50 लाख फ्री हो गया ना आपका, तो फ्री होके कहाँ डाल दोगे? उसे कैपिटल फंड में डाल दोगे। इनकम में थोड़ी डालोगे उसको, इनकम थोड़ी हुई वो आपकी। वो आपका जो लायबिलिटी थी वो रिलीज हो गई। एक व्यक्ति ने आपको लाइफ मेंबरशिप के रूप में 50 लाख रुपए दिए, आपने क्या बना दिया उसका? आपने उसको बोल दिया क्या? लाइफ मेंबरशिप फंड अकाउंट बोल दिया और लायबिलिटी साइड में दिखा दिया। जब वो बंदा मर गया तो क्या फंड अभी भी उसके नाम पे वो सिक्योर रहेगा? नहीं रहेगा ना, वो फंड रिलीज हो जाएगा, इनकम में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? कैपिटल फंड के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा तरीका, आप ये मान के चलें कि उस आदमी की एवरेज एज मान लो 50 साल और बची हुई है। ठीक है, हर साल 1-1 लाख रुपए क्या करो, उठाओ और कहाँ डाल दो? कहाँ डाल दीजिए? रेवेन्यू रिसिप्ट मान लीजिए। तो पहले साल में 1 लाख रुपए कहाँ चला गया? इनकम में चला गया। और 49 कहाँ चला गया? लाइफ मेंबरशिप फंड अकाउंट में। और धीरे 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 49वें ईयर में क्या चला जाएगा? 1 लाख उधर, 1 लाख। और जब 50 साल पूरे हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे? उसको हम इनकम में डाल के खत्म कर देंगे। इन दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी आप बोर बोर हो गए था थोड़ा सा,
आई एम गिविंग यू 5 मिनट का ब्रेक। ये ना आपके पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, ठीक है। मैं बड़ा बड़ा बता रहा हूं, बस सिर्फ से नोट करना अपने पास जरा ध्यान से। ये रिसिप्ट्स है और ये कब का है? 31 मार्च 2023 का है। ये पेमेंट्स है, ये रुपीस है। याद है डिसोल्यूशन मैंने पढ़ाया था जब तीर ऐसे से भेजे थे, यहाँ भी वही होने वाला है। रिसिप्ट्स की रिसिप्ट साइड की आइटम किस तरफ ट्रांसफर होंगी, पेमेंट की किस तरफ ट्रांसफर होंगी, बस वही ध्यान रखना होता है। रुपीस। देखो भाई, ये बैलेंस बीडी होता है कैश का और बैंक का। सपोज ये है और ये है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। देख लेना पहले, उसको बाद में इसका स्क्रीन फोटो ले लेना, कुछ वैसा कर लेना, ठीक है। इधर बैलेंस सीडी होता है कैश का और बैंक का, ऐसे शो होता है। ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का। ये रिसिप्ट्स होती हैं। ये क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, वो भी यहां दिखेंगी। कैपिटल रिसिप्ट्स, वो भी यहां दिखेंगी, दिखेंगी, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स सब क्या दिखेंगी? इसी जगह पे आपको दिखेंगे। होल्ड करें जरा। तो आपने देखा कि ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स है, ऐसा लिख दिया। इसी तरह से आपके पास ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट का बिल्कुल ब्रीफ वर्जन है ये, बिल्कुल ब्रीफ, ठीक है। अब जरा देखिए कि आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं। एक और चीज होती है आपके पास, सपोज मैं बोलूं ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं ये 2022-23 का भी होगा, 2023-24 का भी होगा, 21-22 का ऐसा भी हो सकता है। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट 3 साल के हो सकते हैं आपके पास, ये जनरली देता है इंफॉर्मेशन ऐसी। और ये कैपिटल रिसिप्ट्स है, अभी आपको फॉर्मेट दिखेगा, दिख जाएगा। इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है आपके पास 2021-22 का भी हो सकता है, 2020-22-23 का भी हो सकता है और 2023-24 का भी हो सकता है, ऐसे ऐसे। दिस इंफॉर्मेशन इज दिस, और ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे। ये स्ट्रक्चर है ओपनिंग बैलेंस, रेवेन्यू रिसिप्ट्स पिछले साल का, इस साल का, अगले साल का, और कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स तो इसी साल मानी जाएगी, अब पिछला अगला कुछ नहीं होता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पिछले साल का, इस साल का और अगले साल का, और इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर और बैलेंसेस। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्रक्स है किसका? रिसीट्स एंड पेमेंट का। ये हमारा बेस है। हम ये बनाते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 और 01/04/2022, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ये हमें क्यों बनानी पड़ती है मालूम है? क्यों बनानी पड़ती है? क्योंकि हमें क्या निकालना है? जनरल फंड या कैपिटल फंड निकालना पड़ता है। गॉट इट? ये हमारे पास बनता है रुपीज एसेट्स, रुपीज और लाइबिलिटीज। ये हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से फिर हमें बनाना पड़ता है क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बनाना पड़ता है। ये जो बनता है ये 31 मार्च 2023 का ही बनता है। इसकी ये वाली साइड इनकम होती है और दूसरी साइड जो यहां पर है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सपेंडिचर साइड। डेबिट क्रेडिट लगता है यहां पर, ये भी बनाना पड़ता है हमें, ठीक है। इससे हमें क्या निकल कर आएगा? सरप्लस या डेफिशिएंट निकल कर आएगा। और एक बनानी पड़ती है हमें बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 की। इसको अपने पास नोट कर लेंगे और आपको दिखेगा कि कौन सा आइटम कहाँ ट्रांसफर होता है। इससे आपको बहुत आसानी होगी जब के पास कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी तो। ओपनिंग बैलेंसेस कैश या बैंक के, बताओ कहां जाने चाहिए? कहां जाने चाहिए? ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। इट विल गो हियर, यहां जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, पिछले साल के रिसिप्ट्स, पिछले साल के रिसिप्ट्स मतलब पिछले साल के रिसिप्ट एक्रूड इनकम है हमारी, वो इस साल मिल गई है। पिछले साल क्या होगी हमारे लिए? वो एसेट। ये कहां जाना चाहिए? पिछले साल की एसेट साइड में। लास्ट ईयर का एक्रूड इनकम इस साल की इनकम बनेगी ना, मिलेगा ना इस साल आके। गॉट इट? इस साल मिल रहा है। इस साल की इनकम
इनकम साइड में जाएगी। पिछले साल का जो पैसा मिला वो हम पिछले साल की एसेट्स बोलेंगे, तब तो मैं इस साल मिला, इसको ध्यान से समझना। लास्ट ईयर का 50,000 इस साल मिल गया, तो पिछले साल हमारे लिए क्या था, वो आउटस्टैंडिंग इनकम था ना, तभी तो मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ एसेट्स में लिखा उसको एक्रूड इनकम बोल के, ठीक है। अगले साल का पैसा बताइए क्या हमारे लिए पनौती, अगले साल का हमारे लिए क्या एडवांस है, कहाँ जाना चाहिए, लायबिलिटी साइड में जाना चाहिए, इधर क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। समझ रहे हैं कैसे ट्रांसफर करते हैं आइटम को। कैपिटल रिसिप्ट कहाँ जाना चाहिए, क्लोजिंग की लायबिलिटी में जाना चाहिए। खाली हो गए आइटम्स, इस तरफ आ जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वाला, वेयर शुड इट गो, कहाँ जाना चाहिए, एक्सपेंडिचर साइड में जाना चाहिए, क्या है ना, गलत। भाई समझो 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 समझो, पिछले साल के एक्सपेंस को इस साल पे कर रहे हो, तो पिछले साल क्या थी, वो लायबिलिटी थी, लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, तभी तो इस साल पे कर रहे हैं। समझ रहे हो, पिछले साल के एक्सपेंस को अगर हम इस साल पे करें तो लास्ट ईयर वो लायबिलिटी थी, ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा वो। इस साल का एक्सपेंस कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, और अगले साल का एडवांस कहां जाएगा, वो एसेट साइड में जाएगा, ऐसे करके। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाएगा, एसेट्स में जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंसेस कहां जाएंगे, एसेट्स में जाएंगे। तो रिसीव्स एंड पेमेंट को खाली इस तरह से किया जाता है, इसके साथ कुछ सपोर्टिंग एडजस्टमेंट्स होते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास आया रेवेन्यू रिसीव्स में सब्सक्रिप्शन, सिर्फ सब्सक्रिप्शन, तो कहां जाएगा, इनकम साइड में जाएगा। लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का, तो कहां जाएगा वो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का, एसेट्स में। यहाँ एडवांस सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा, लायबिलिटी में। ऐसे ट्रीट करना है आपको, ठीक है। तो ट्रांसफर कितना होता है आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल मतलब जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत अजीब सा। पेज नंबर 3 पे चलिए जरा फटाफट से। पेज नंबर 3 देख रहे हैं आपके पास, एक फॉर्मेट है इसका रिसीजन पेमेंट का। ये जो मैंने आपको नन्ना मुन्ना से बताया था ना, अब ये बहुत बड़े रूप में है, और इस पेज नंबर 3 से ही आपकी करीब करीब 60% परेशानियां खत्म हो जाती हैं, इस पेज नंबर 3 से, इस फॉर्मेट से। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट है, हर आइटम जो आपको एग्जाम में दिखेगा इसके अंदर आ जाएगा। देखिए आपकी शीट पे देख लीजिए, पेज नंबर 3 आप, अगर ठंड है तो बंद कर सकते हैं उसको। बैलेंस बीडी कहां शो किया भाई हमने, बैलेंस बीडी लिखा हुआ रेड से, कहां शो किया, देखें ऑनलाइन में देख पा रहे हैं, बैलेंस बीडी कहां शो किया, बोलो बच्चे, यस ऑनलाइन सर। में देख लिया। अब आइए आपके पास क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, अभी बोला था ना मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, रिकरिंग नेचर की होती है, ये सारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स यहाँ पर हैं। सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, जनरल डोनेशंस, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। ये भाई एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस समझना, एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है, क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है। एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है वो, कैपिटल रिसिप्ट्स, ध्यान रखना इसका। सीबीएसई के हिसाब से क्या थी वो, रेवेन्यू रिसिप्ट थी। एनसीईआरटी के हिसाब से कहां फेस करो, पोस्ट करोगे उसको, लायबिलिटी साइड में, ध्यान रखना इसका। सेल ऑफ मैगजीन, periodicals, scrap, grass, old sports material, interest on fixed deposits, bank deposits, interest on dividend on general investment, rent, locker rent, miscellaneous receipt, sale of food stuff, legacy, कौन सी वाली legacy, general वाली legacy, ठीक है। और grant in aid, government grant, proceed of drama tickets, contribution of annual dinner, receipts from annual sports meets, proceed of charity show, proceeds of tournament, ये सब चीजें क्या आपकी हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगी। लेगेसी स्पेसिफिक और लाइफ मेंबरशिप फीस कहां जाएंगी, कैपिटल फंड के अंदर जाएंगी या लायबिलिटी साइड में डाल दिया जाए उसको। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर स्पेसिफिक वर्क और स्पेसिफिक डोनेशन कहां चली जाएंगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएंगी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ फिक्स असेट्स या ओल्ड फिक्स असेट्स क्या किया जाएगा, बुक वैल्यू में से इसे माइनस कर दिया जाएगा, एसेट्स में से बुक वैल्यू इसकी क्या कर दी जाएगी, माइनस कर दी जाएगी। अगर कोई एसेट्स बेची तो कहां जाएगा, एसेट्स में से उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। Subscription receipts on amount of some specific funds, subscription for tournament, subscription to governor party, interest on specific fund investment, ये सब कहाँ जाएगा, जो फंड आपने लायबिलिटी में डाले ना उसी के अंदर जोड़ देंगे। जब हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे तब आपको ध्यान आएगा, अभी तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा सारा का सारा चीजें। और ओवरड्राफ्ट, कई बार ये भी तो होता है, याद है ना कैश बुक में बैंक का बैलेंस नेगेटिव चला जाता था, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा,
क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर जाएगा। तो ये रिसिप्ट के सारे आइटम आपके पास चले गए। पेमेंट पे चले जाएं जरा। अच्छा, एक बात समझना जरा, सब्सक्रिप्शन फॉर स्पोर्ट्स मीट कैपिटलाइज होगा, लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। लेकिन रिसिप्ट फॉर स्पोर्ट्स मीट जो होगी वो क्या होगी, रेवेन्यू नेचर की मानी जाएगी। समझेंगे, ध्यान रखेंगे। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, क्या सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट कैपिटलाइज होगा, लेकिन प्रोसीड्स ऑफ टूर्नामेंट वो रेवेन्यू नेचर का बनेगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फॉर ड्रामा कैपिटलाइज होगा, लेकिन प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट जो होगी वो क्या होगी, रेवेन्यू नेचर का होगा। जैसे ड्रामा के लिए आपने पैसा इकट्ठा करा, कैपिटलाइज कर दिया। ड्रामे वाले दिन गेट पे बैठ के रसीदें काट रहे हैं और पर्चियां फाड़ के एंट्री देने दे रहे हो, वो प्रोसीड्स है। जैसे सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट क्या कहलाएगा, कैपिटलाइज, लेकिन लेकिन आप बोलेंगे क्या, प्रोसीड्स ऑफ टूर्नामेंट वो क्या कहलाएगी, रेवेन्यू नेचर का कहलाएगा। टूर्नामेंट के बाहर गेट पे खड़े होकर आप क्या पर्चियां काट रहे हैं, रसीदें काट रहे हैं, वो रेवेन्यू नेचर का कहलाता है। आगे चलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का नेगेटिव बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। वेजेस, सैलरीज, रेंट, म्यूनिसिपल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मिसलेनियस एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्पोर्ट्स मटेरियल, बैट्स एंड बॉल्स, स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, मेडिसिन, ठीक है। ये दिख रहे हैं आपको सारे आइटम, ये कंज्यूमेबल आइटम होते हैं। मेडिसिन का कंजम्पशन, पोस्टेज, कुरियर, एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, टेलीफोन, एंटरटेनमेंट, ऑडिट फी, ऑनरेरियम, रिपेयर, अपकीप ऑफ ग्राउंड, कन्वेंस, ट्रेवलिंग चार्जेस, न्यूज़पेपर, बैंक चार्जेस, सब्सक्रिप्शन, मैगजीन, purchase of food stuff, drama expenses, annual dinner expenses, annual sports meetings expenses, charity expenses, tournament expenses, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में करा दिया आपने वो वाले, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। ऊपर वाले कहाँ जाएंगे, एक्सपेंडिचर में साइड में जाएंगे। और डिफेंस बॉन्ड्स वगैरह, परचेज ऑफ एसेट्स, क्या क्या एसेट्स हो सकती है, मशीनरी, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, बिलियर्ड टेबल, क्रॉकरी, कटलरी, बुक्स, ये सब एसेट्स में चली जाती हैं। परचेज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स इन द अदर कंपनीज, इन्वेस्टमेंट्स हैं सारी। और क्लोजिंग बैलेंसेस। तो रिसीट्स एंड पेमेंट कैसे खाली होता है, उसका हमने अच्छा खासा डिस्कशन आपके सामने यहाँ पर किया, ठीक है, करें, ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन, आपकी बुक सभी के पास होगी ना, क्या ऑनलाइन वालों के पास अपनी 12th की बुक अवेलेबल है, यस बोलिए। सर। तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, जिससे आपको फेयरली आइडिया हो जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाता है, और बैलेंस शीट के अंदर क्या जाता है। फिर वो जो छोटे मोटे आइटम आपके पास हैं, ठीक है, उसको लेके चलेंगे। चलो अपनी बुक खोलिए और एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ, एक मिनट दिखाओ जरा। एक इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे और सिर्फ एक ही इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे, उससे काफी कुछ हमारा सॉल्व हो जाएगा। कहाँ गया, यस। इलस्ट्रेशन नंबर आ जाइए आप लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 29, इलस्ट्रेशन नंबर 29 उसके साथ दिख लेना मेरे पास। इलस्ट्रेशन नंबर 29 खोल लेंगे। एक बड़ा क्वेश्चन है, कैसे इंफॉर्मेशन यूज करनी है हम देखते हैं उसको। इलस्ट्रेशन नंबर 29 में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ किताब का पेज नंबर 1.41। आई एम सॉल्विंग दिस। क्वेश्चन करने का बिल्कुल वही तरीका बनता है। ये चैप्टर आप जब आप बीकॉम ऑनर्स करेंगे ना, या बीकॉम पास करेंगे, अगर आप बीकॉम प्रोग्राम लेते हैं, बीकॉम ऑनर्स लेते हैं, वहां दिखना है आपको, ये एनपीओ दिखेगा। और जब जब ये पेपर 100 नंबर का हुआ करता था, एनपीओ की वेटेज 20 नंबर की होती थी। इतना इंपॉर्टेंट था बीकॉम ऑनर्स के लिए। अब तो सेमेस्टर सिस्टम में 50 नंबर का पेपर होता है, उसमें कम से कम 12 नंबर से 15 नंबर की वेटेज, 12 नंबर तक तो वेटेज है, दिख जाएगा आपको। बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इनके। और एक मजेदार चीज है कि ग्रेजुएशन में कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसलिए कैलकुलेशन विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। बीकॉम ऑनर्स में कैलकुलेटर अलाउड होता है, बीबीए में भी अलाउड होता है, 12th में नहीं होता बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। आपको बोला क्या, कि आपको बोला इनकम एक्सपेंडिचर बनाना और बैलेंस शीट बनाना है। पहला काम आप ढूंढ लीजिए कि कैपिटल फंड गिवन है, क्या कैपिटल फंड गिवन है, नहीं गिवन ना, तो हमें क्या बनानी पड़ेगी,
ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो चलिए इसके सॉल्यूशन, इलस्ट्रेशन नंबर कितना है 29, पेज नंबर आपकी बुक का 1.41 है। मैं यहां बना रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ जो भी था टाइम 31 मार्च 2022 का बना रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, रुपीज है, इनकम है, क्रेडिट है, रुपीज है, एक्सपेंडिचर है, डेबिट है। ठीक है, और इसके नीचे यहां पर बैलेंस शीट ऑफ एज एट 31 मार्च 2022 की, ये कौन सी बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं यहाँ पर? ये क्लोजिंग वाली बना रहा हूं। आई एम मेकिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। रुपीज है, एसेट्स है, रुपीज है और क्या है, लायबिलिटीज है। और वर्किंग नोट में क्या बना रहे हैं हम लोग? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए दे रहे हैं। वर्किंग नोट में बना रहे हैं हम लोग क्या? बैलेंस शीट ऑफ एज एट 01/04/2021 का, ऐसे। रुपीज एसेट्स, रुपीज और लायबिलिटीज। आप क्या करें पता है? एडजस्टमेंट्स को मार्क कर लेना, जैसे हम करते थे फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप में, वैसे ही करना है। एडजस्टमेंट मार्क करके रख लेंगे। जैसे बुक 3 लाख, फर्नीचर 58,000 बिगिनिंग में है, तो ऊपर दिख रहा है ना बुक्स, पेमेंट साइड में बुक्स दिख रही है ना, पेमेंट है में बुक दिख रहा है, उसमें निशान लगा लेंगे। ऐसे ही आपको बोल रहा है फर्नीचर दिख रहा है कहीं पर? नहीं दिख रहा तो फर्नीचर पे निशान लगा देंगे। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, फर्नीचर पर दिख रहा है, बुक्स पे दिख रहा है ना, ये सारा, ये सब एडजस्टमेंट्स हैं। और हम शुरू किससे करेंगे पता है? फर्स्ट आइटम उठा लीजिए, रिसीप्शन पेमेंट के डेबिट साइड में जो बैलेंस बीडी कैश इन हैंड है, बताओ कहां जाना है उसे? ओपनिंग वाला बैलेंस कहां जाएगा बताओ? तो यहां कैश इन हैंड ओपनिंग में चला गया। कितने का चला गया बताइए? 1,41,300। एवरीबडी इज ओके विद दिस? रिसीप्शन पेमेंट खाली कर रहे हैं, डाउट है किसी को ऑनलाइन में? अच्छा, स्क्रीन मैंने बड़ी कर रखी है, ठीक है। ऐसे कैश इन हैंड। एंट्रेंस फीस, एनसीईआरटी क्या कहती है, कहां डालना है? एनसीईआरटी कहां डालने के लिए कहती है एंट्रेंस फीस? कैपिटल में। तो बता एनसीईआरटी के तरीके से करूं या सीबीएसई के तरीके? एनसीईआरटी के तरीके से, तो उससे इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा। ठीक है, तो हमने एंट्रेंस फीस यहां कर दिया। थोड़ा स्पेस देखिए, एंट्रेंस फीस कितने की? 55,000। इससे आपका आंसर अलग आएगा, ध्यान रखना, बुक से नहीं मैच करेगा। अगला आइटम सब्सक्रिप्शन, इस पे एडजस्टमेंट है ना, सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, तो आई विल राइट हियर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2,20,000। चलो भाई एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या है। कहता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर, शुरू में भी सब्सक्रिप्शन एरियर थे 6,000 के, और आखिर में भी एरियर है 7,000 के। तो बेटा समझो, शुरू का एरियर जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बोलो हाँ या ना? ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो ओपनिंग एसेट्स है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम। ड्यू थी लेकिन मिली नहीं, हमारे लिए क्या है? एक्रूड इनकम है, एसेट्स में चली गई, हमने एसेट्स में डाल दिया। कौन से वाला अमाउंट को? 2020-21 वाले को। कितना? 6,000 यहां डाल दिया। ये जो 220 होता है, इसका मतलब है इसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसे कैसे ठीक करूंगा मैं? माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020-21 का है। ओके जी, 6,000, दिस इज फाइन विद यू भाई। एक्रूवल बेसिस पे बनता है ना ये तो इस साल की इनकम को रखेगा, पिछले साल की इनकम को तो माइनस करेंगे ना हम। माइनस कर दिया, और कहां और एडजस्टमेंट है, दो जगह इफेक्ट दिया, यहां से माइनस और कहां चला गया? ओपनिंग बैलेंस शीट में। इस साल की इनकम का क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इस साल की इनकम को क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22 का कितना है? करंट ईयर का कितना है? 7,000 जोड़ देंगे, और कहां लिखेंगे? यहां इस बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22 का, करंट ईयर का यहां जोड़ देंगे। कितना? 7,000 यहां लिख देंगे। और ये कौन सा सब्सक्रिप्शन था? ये
प्रीवियस ईयर का था। आसान है, जबकि रूटीन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, अगला पिछला सब होता है। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्लियर हो गया। जनरल डोनेशंस कहां जाएंगी भाई, इधर जनरल डोनेशंस यहां चले जाएंगे। एवरीबॉडी इज ओके, कितने की, इसका टोटल कर लीजिए कितना आ गया, 2,21,000 आ गया। जनरल डोनेशंस कितने की आई, 56,100 की आई। दिस इज ऑल्सो फाइन विद एवरीबॉडी। और आगे चलते हैं। लेगेसी डोनेशन कहां भेजूं बताइए, क्या करना चाहिए। अगर स्पेसिफिक है तो क्या करेंगे उसको, और अगर स्पेसिफिक नहीं है तो क्या करेंगे। देखो किताब ने क्या कर रखा है, इसे उसमें डाल रखा है इनकम में, और नोट दे रखा है लेगेसी डोनेशन क्रेडिटेड टू बीइंग नॉट स्पेसिफिक। यही एनसीईआरटी ने भी तो बोला था। ठीक है, तो लेगेसी डोनेशन को कहां डालूंगा वैसे, इस तरफ। कितने रुपए की, 50,000 रुपीज की। थोड़ा आगे चलते हैं। इंटरेस्ट, ठीक है, यहां इस तरफ डाल दिया 4,100। और सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, ये भी आपके लिए क्या है, सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम कितने का है, 8,200 का। रिसिप्ट साइड खाली होगी पूरी, मुश्किल काम तो नहीं था। फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट तो याद होगा थोड़ा बहुत, बस वैसी स्ट्रक्चर चल रहा है। उधर रेंट एंड टैक्सेस, दिक्कत है किसी को कुछ ऑनलाइन में ऑफलाइन में। चलिए इस तरफ चलते हैं। रेंट एंड टैक्सेस भाई, कितने का रेंट एंड टैक्सेस है, कोई एडजस्टमेंट है इसमें, है 86,100 का। क्या कहता है ये कि रेंट साल के शुरू में और साल के आखिर में दोनों आउटस्टैंडिंग था। तो देखो भाई, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितने था, 16,000, वो तो जुड़ेगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जुड़ता है। एक्रूवल प्रिंसिपल है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारे इस साल की एक्सपेंस कहलाएगा। करंट ईयर का 18,000 है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जुड़ेगा, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 18,000। आई होप एवरीबॉडी इज ओके। और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस था ना, माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना, 18,000, 86,100। ठीक है, और ये कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखा जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का, 18,000 रुपए। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पिछले साल की बैलेंस शीट में, इस साल पेमेंट होगी तो इस साल का एक्सपेंस थोड़ी था वो, इसलिए एक्सपेंडिचर से हटा दिया। दिस इज ओके विद एवरीबॉडी। ठीक है बेटा, आगे चलें जरा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में कोई एडजस्टमेंट है, सैलरी भी है, सैलरी कहाँ है यार, अच्छा सैलरीज है, सैलरीज कितने की, सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है। सैलरीज कितने की थी, 1,09,000 की। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने के हैं, 6,200 के, 6,200 का। जनरल एक्सपेंसेस कितने के बताइए, 12,500 के। और चलिए, बुक्स आ गया, बुक्स बताइए, बुक्स जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बुक्स क्या होती है, लाइब्रेरी में जो किताबें होती हैं, जो रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, साल दर साल चलती रहती हैं वाली बुक्स, वाली बुक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ये अकाउंट्स की बुक्स नहीं जो एक साल में बेकार हो जाती है, ऐसा नहीं, होते हैं। मेडिसिन की किताबें होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एडवांस वर्जन होते हैं। शुक्ला ग्रेवाल की इतनी मोटी, जब आप देखेंगे ना अकाउंटेंसी है बढ़िया, एडवांस अकाउंटेंसी, इतनी मोटी किताब है शुक्ला ग्रेवाल की, वो इतनी भयंकर, इतना मोटा ग्रंथ है वो कभी पुराना नहीं पड़ता। टीएस ग्रेवाल ने सीए फाइनल के लिए किताब बनाई थी, शुक्ला ग्रेवाल, शुक्ला एक एमसी शुक्ला और टीएस ग्रेवाल ने, शुक्ला ग्रेवाल बोलते हैं उसको, आज भी एक बाइबल की तरह ट्रीट करी जाती है, इतनी मोटी किताब है। मतलब अकाउंटिंग के सारे चैप्टर कवर है उसमें। तो चलिए, बुक्स देख लिया। अब बुक्स देखे तो सबसे पहले एडजस्टमेंट में पहुंचिए। कहते साल के शुरू में बुक्स कितने की थी, 3 लाख की। तो भाई साल के शुरू में जाऊंगा यहां पर बुक्स, ओपनिंग बैलेंस शीट में कितने के लिखूंगा, 3 लाख के। क्या सब लोग एग्री करते हैं इसको, हाँ या ना बोलिए। साल के शुरू में बुक्स कितने की दिखेगी, 3 लाख की दिखेगी। क्या ड्यूरिंग द ईयर आपने इन बुक्स में से किसी को बेचा, बेचा है क्या, दिख रहा है क्वेश्चन में, बेचा है। रिसिप्ट साइड में दिख रहा है, रिसिप्ट साइड बुक्स सोल्ड दिख रहा है,
बेचेगा तो रिसिप्ट में दिखेगा ना, नहीं दिख रहा ना, तो आ जाइए क्लोजिंग बैलेंस शीट में और लिखिए बुक्स कितने की, 3 लाख की, एज इट इज उठा के यहां ले आओ, क्योंकि बिकी नहीं है। अगर बिकती तो क्या करता, 3 लाख यहां लिखता, माइनस सेल कर देता। बिका कुछ नहीं है। उल्टा क्या हुआ कि पेमेंट साइड में बुक्स दिख रही हैं, इसका मतलब हमने खरीद ली। गॉट इट और नॉट? इसका मतलब क्या किया हमने, खरीद ली। खरीद ली तो कर देंगे प्लस परचेज, कितने की, 31,200 की। 3,31,200 की बुक्स अब आपकी बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए। अच्छा, जो रिसीजन पेमेंट में आइटम है वो एक ही जगह जाता है, तो वो एक जगह गया, और जो एडजस्टमेंट में था वो 2 जगह गया। समझ पा रहे हैं बात को? आइए मुझे बताइए। लेकिन एक नीचे और लिखा है राइट ऑफ 30,000 फ्रॉम बुक्स। राइट ऑफ मतलब डेप्रिशिएट कर दिया, और ये एडजस्टमेंट है, तो क्या करूंगा, माइनस बुक्स रिटर्न ऑफ कितने की, 30, तो वैल्यू कितनी हो गई, 3,01,200 की। अच्छा, कभी क्वेश्चन में पता क्या रहता, बुक्स 3 लाख की, ठीक है, और आखिर में बुक्स दिखते हैं 2 लाख की, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे होते हैं। तो समझना, ओपनिंग बैलेंस 3 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख का, और आप देख रहे हैं कि 31,200 की खरीदी भी गई है। ओपनिंग 3,31,200 होना चाहिए, लेकिन दिख रही है 2 लाख, तो 1 लाख क्या हो गया, या तो सेल हुई होंगी, नहीं तो क्या हो गया होगा, अमोर्टाइज, खत्म हो गई होंगी, राइट ऑफ हो गई होंगी। ऐसा भी करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा था राइट ऑफ। अब ये राइट ऑफ एडजस्टमेंट है, ठीक है, और रेवेन्यू नेचर का, तो कहां जाना चाहिए, इधर, इधर बुक्स रिटर्न ऑफ कितने की भाई, 30,000 की। तो देखिए, सिर्फ बुक्स दे रखा था, एडजस्टमेंट में 2 जगह गया, वहां और यहां। बुक्स परचेज हुआ था पेमेंट साइड में, तो वो सिर्फ एक जगह गया, यहां पर। और बुक्स राइट ऑफ बोला एडजस्टमेंट में, तो वो यहां भी गया और वहां भी गया। हिसाब बराबर बुक्स का। अगले आइटम पे चलते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर फर्नीचर को क्यों नहीं लेके चलेंगे। पहला काम क्या है, रेसिस्टेंट पेमेंट को खाली करना, फर्नीचर उठा लीजिए। फर्नीचर साल के शुरू में कितना था, नहीं नहीं सॉरी, ऑफिस एक्सपेंसेस क्या बोले हैं, नहीं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के बाद जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस कितने के बोले हैं, 12,500 के। जो हो गया था, सॉरी सॉरी, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने के, 45,000 के, ऐसे करके हो गया जी। इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स में, ये इन्वेस्टमेंट कहां जाना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कहां जाना चाहिए उसे, एसेट्स में, इधर इधर। क्या ओपनिंग में भी इन्वेस्टमेंट था कोई, एडजस्टमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट लिख रखा है कि साल के शुरू में इन्वेस्टमेंट इतने के, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो ये इसी साल का इन्वेस्टमेंट है, इसी साल का, कहां जाएगा ये, 1,40,000 ऐसे चला गया, ठीक है। और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नीचे, कैश इन हैंड कितने का है बताइए, 61,900 का, और कैश एट बैंक कितने का है, हाँ कितने का, 43,000 का। ये ना जानलेवा टॉपिक है, खून पीता है बच्चों का ये, जब ये होता था। इसीलिए इस टॉपिक को कभी किक मार के 11th में भेजते थे, कभी 12th में भेजते थे, ठीक है। और वो तो शुक्र है कि अब नुकसान तो है, अगर सिलेबस में रहता तो अच्छा ही रहता, तब डिटेल में पढ़ लेते आपको। आइए देखें, आप सब कुछ हो गया, एडजस्टमेंट 1 हो चुकी है, एडजस्टमेंट 2, फर्नीचर नहीं हुआ ना अभी हमारा, फर्नीचर आओ जी। फर्नीचर कितने का दिख रहा है, 58,000 का। क्या फर्नीचर बेच दिया, बेचा, नहीं बेचा, तो फर्नीचर यहां दिखना चाहिए हमें, यहां पर फर्नीचर कितने का, 58,000 का। 2 जगह इंपैक्ट चला गया उसका। हाँ, राइट ऑफ भी लेके चलेंगे ना। राइट ऑफ कितना बोला है इसने, 5,000, माइनस रिटर्न ऑफ कितना, 5,000, तो वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज डन। और यहां लिखेंगे क्या, फर्नीचर रिटर्न ऑफ 5,000, दिस इज डन। तो आपने सारे सारे के सारे ट्रीटमेंट क्या कर लिए, खत्म कर लिए, देख लिया, सब कुछ हो चुका है, बिगिनिंग रेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है। चलो, अब सबसे पहले क्या क्लोज करते हैं भाई, इसको क्लोज करिए, ये वाली वैल्यू को देखिए जरा, वैल्यूज मैच करिए जरा इसमें। यू हैव 146 3 ना 3, ये बन गया आपके पास 5,05,000, दिस इज 5,05,300 रुपए का। ये कैपिटल फंड आया, कैपिटल फंड
कितना फिगर, कितनी बैलेंसिंग फिगर आ रही है आपके पास? ये 487,300। ये क्या आपके पास है? बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर है। इसी को उठा के यहां ले आएंगे, कैपिटल फंड कितने का? 487,300 का। चलो ऊपर चलते हैं आप, यहां वाले हिस्से में सरप्लस या डेफिशिएंट निकालिए जरा। क्या चीज ज्यादा दिख रही है अब आपको बताइए, विच साइड इज हायर? 221 है, 56 एंट्रेंस फीस हमने यहां से वहां डाल दी थी ना, बोलिए। ज्यादा यही है, लेकिन डिफरेंस वही दिखेगा आपको। डिफरेंस बैलेंस शीट मैच करेगी आपकी, क्योंकि एंट्रेंस फीस आपने क्या करा था? कैपिटलाइज कर दिया, इसलिए सरप्लस कम हो जाएगा। तो देखिए कितना वैल्यू आती है, 004 339,400 339,400। देखिए 00 2 और 1 3 45,000 ये सरप्लस मेरे पास इतना आया, 45,600। ठीक है, ये सरप्लस यहां जोड़ दीजिए, 45,600। वैल्यू 009, 7 और 5 12, 8 1 9 4 13, 532। टोटल करिए जरा कितना आता है? 001 2 और 1 3 और 5 8, 6,06,100। ठीक है, इसका टोटल देख लीजिए कितना आता है। 001 7 1 8 1 9 3 12 और 1 13 8 3 16 1 6,06,100 इसका भी आया। बैलेंस शीट विल मैच। आपका सरप्लस थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि आपने एंट्रेंस फीस को क्या कर दिया था? कैपिटलाइज कर दिया था। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करने की वजह से क्या हो गया? आपका आंसर थोड़ा सा बदल गया, अदरवाइज चीजें सेम है। ठीक है, ये होता है पूरा क्वेश्चन एनपीओ का कैसे किया जाता है, जब आपके पास छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स होती हैं। अभी एडजस्टमेंट्स की बहुत सारी वेरायटी थी। अब क्या है कि आपके एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन पूछने का स्कोप नहीं है, तो स्कोप क्या होगा? सब्सक्रिप्शन विल बी शोन इन वेयर? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना होगा? एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, एडजस्टमेंट दे रखी होगी, वो निकालने के लिए बोल देगा, या बोलेगा कि वैल्यू ऑफ बुक्स शोन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड एट द एंडिंग ऑफ द ईयर। तो क्या दिखेगा? ये वाली दिखेगी। या फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, और फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू दे रखी होगी, और बीच में परचेज सेल दे रखा होगा, तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ वो कैलकुलेट करने के लिए बोल देंगे। या आपसे बोल देंगे क्या कि रेंट और टैक्सेस जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना शो होगा, या रेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना शो होगा, या क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना शो होगा। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे वो, यही स्कोप बनता है और कुछ नहीं बनता। तो अब आपको लग रहा है ना सब्सक्रिप्शन कितना आसान है, पिछले साल का जोड़ दो, अगले साल का माइनस कर दो। जरा नोट्स की तरफ नजर डालिए, सब्सक्रिप्शन कैसे दिखा रखा है, देखिए जरा नोट्स को। अब मैं क्या करूंगा, एक एक आइटम को हिट करना शुरू करूंगा। ठीक है, आप जरा नोट्स को देखेंगे। सबसे पहले हमने किससे शुरुआत करी है? जिससे ना ओवरव्यू, हमने सबसे पहले सब्सक्रिप्शन से शुरुआत करी। देख रहे हैं आप यहाँ पर टॉकिंग अबाउट सब्सक्रिप्शन, देखिए। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। सब्सक्रिप्शन के कितने केस दे रखे हैं आपके सामने, देखो जरा। ये हैं कुल मिलाकर 8 9 11 12 13। ठीक है, और फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कैसे इंफॉर्मेशन जाती है वो भी है। 13 केसेस तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन के हैं। ठीक है, फिर आता है थोड़ा और आगे चल के, अच्छा 4 केसेस तो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दे रखे हैं। फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग शुरू होती है। ठीक है, इसके केसेस बना के दे रखे हैं अलग अलग। आपका कोई भी क्वेश्चन सीयूटी में इसके बाहर, सीयूटी का सीबीएसई में इसके बाहर नहीं जा सकता, सीयूटी में भी नहीं जाएगा इसके बाहर कोई क्वेश्चन। इसी के अंदर से क्वेश्चन टपकने आराम से। लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन लेवल इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम करेंगे इसको पता चलेगा आपको क्या होने वाला है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, ठीक है।
फिर है पवेलियन फंड, थोड़ा और आगे चलते हैं, उसका है। और पवेलियन फंड में बहुत गलती करते हैं लोग। पवेलियन फंड वो आइटम इसमें टीचर्स भी गलती करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस है, स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस है। मैं चल रहा हूँ पेज नंबर 3 पे, 3 पे नहीं शायद, अच्छा 11 पे आ गया मैं। मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, आपको याद है ना, जब आपने फंडामेंटल पढ़ा था, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकालने वाले क्वेश्चंस होते थे, मतलब ये उसी तरह का है, कुछ प्लस करना है कुछ माइनस करना है। और स्टेशनरी आपके पास शुरू में 5,000 थी, एंड में 7,000 थी, आपने स्टेशनरी परचेज भी करी, स्टेशनरी यूज भी हो गई। इस तरह के क्वेश्चन दिखते हैं आपको। थोड़ा और आगे चलते हैं, ये सब अच्छे बुरे सारे केसेस आपके सामने रखे हुए हैं, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी हैं। यहाँ काफी इन डेप्थ स्टडी की जरूरत पड़ती है। ये अपने स्कूल में जो हम क्वेश्चन पूछते थे, इन्हीं को बिगाड़ बिगाड़ के पूछते थे, अभी तो नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन सेल ऑफ एसेट्स के बारे में ट्रीटमेंट है कुछ, और एक ये होता है, आगे चलेंगे थोड़ा सा, ये डेप्रिसिएशन के रिलेटेड चीजें, इसमें भी पूछेंगे क्वेश्चन, क्योंकि जनरल 12th के स्टूडेंट ने प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और फिर कुछ ऐसे आइटम है, ओल्ड फर्नीचर का बेचना, ओल्ड फर्नीचर का खरीदना, कुछ और एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे आपकी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट्स हैं, और म्यूनिसिपल टैक्स का एक एडजस्टमेंट आता है जो कि बहुत तंग करता है लोगों को, उसके सारे वेरिएशंस हमने यहाँ रखे हुए हैं। और इसके बाद टेलीफोन चार्जेस का एक एडजस्टमेंट दिखता है, ये बड़े लेजेंडरी एडजस्टमेंट्स हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम के एडजस्टमेंट्स हैं, ये सब बहुत पॉपुलर है एग्जामिनर के बीच में 1 मार्कर क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, ठीक है। तब जाके ये शीट आपकी खत्म होती है। तो अगर हम डेप्थ में करते थे बड़े बड़े क्वेश्चंस में, कम से कम 1 महीना लगता था इस चैप्टर को खत्म कराने में। मतलब बाकी लोग तो खैर 2-2 हफ्ते में खत्म कर देते थे, 1-1 हफ्ते में, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे करते थे वो लोग। लेकिन आप लोगों के साथ जितना टाइम लगे, क्योंकि हमें बड़े क्वेश्चन नहीं करने, हमें सिर्फ क्या करना है, छोटे क्वेश्चंस को हिट करना है, टारगेट करना है। तो चलो जरा एक बार सब्सक्रिप्शन के कुछ केस करते हैं, देखें आपको समझ में आते हैं नहीं आते, है ना, सब्सक्रिप्शन के। ठीक है, अभी ब्रेक नहीं दूंगा, एक एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको करते हैं फिर। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके, आओ जरा सब्सक्रिप्शन के कुछ क्वेश्चंस लेके चलें, जरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा सबको। एक दो क्वेश्चन लेके चलते हैं, आपको थोड़ा कंफर्ट फील होगा, घर जाके इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। बुक इसके नोट्स के क्वेश्चन बाद में देखना, पहले यहाँ देख लेना, मैं क्वेश्चन फ्रेम करके दिखा रहा हूँ। क्लास चल रही है, देखिए जरा, आपके पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2023 का है। दिस इज रिसीप्ट, दिस इज पेमेंट, लिखा है सब्सक्रिप्शन। सर हाँ जी बेटा, छोटा कर रहा हूँ, स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन 1 लाख लिखा हुआ, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020 एज एट 31 मार्च 2022 ₹10,000, ऐसे लिखा हुआ है। क्या है इसका मतलब, क्या चीज है ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट, या आउटस्टैंडिंग, रुक जाइए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2022-23 का 10,000, फॉर 21-22 का 10, फॉर 22-23 का ₹20,000। नंबर 3, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2021-22 का ₹5,000। और नंबर 4, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ फॉर 23-24 ₹25,000, ऐसे लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से जरा, पहले इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड कर लीजिए, क्या लिखा है आपके सामने। कहता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन एडवांस दोनों इंफॉर्मेशन दे रखी है आपके पास।
थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन को बदल देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये समझ में आ रही है, ये समझ में आ रही है, इसका है पिछले साल का, ये इस साल का आउटस्टैंडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ 2021-22, ठीक है। ये 21-22 का सब्सक्रिप्शन था। अगर कुछ ना बोला जाए तो ये इस साल के लिए होता है। कितना कितना बोला था? 5,000। और एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 23-24 कितना है? मतलब पिछले साल का एडवांस, इस साल का एडवांस, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, इस साल का आउटस्टैंडिंग, ऐसा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं समझना। सब्सक्रिप्शन विल बी शोन इन, कहां? करंट ईयर की बैलेंस शीट में कितना होगा वो। सब्सक्रिप्शन विल बी शोन इन द प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में कितना। सब्सक्रिप्शन विल बी शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलो मैं सबका इलाज करके दिखाता हूं आपको कैसे बनता है, वो देख लीजिए। ध्यान से देखना इसे। और हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, वो एक्रूवल बेस पे काम करता है, एक्रूवल बेस पर। देखिए जरा, मैं तीनों चीज बना के दिखा रहा हूं। अगर हम बनाते बैलेंस शीट ओपनिंग 31 मार्च 2022 की, तो क्या दिखता उसमें? एसेट्स और लायबिलिटीज। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते 31 मार्च 2023 का, उसमें इनकम साइड में क्या दिखेगा वो हम देखेंगे। और बैलेंस शीट बनाए देते हैं क्या 31 मार्च 2023 की, उसमें इंफॉर्मेशन क्या दिखेगी वो हम देख लेते हैं। यहां पर ये एसेट्स है, ये लायबिलिटीज है, इनकम है, और ये क्या है? एक्सपेंडिचर है, डेबिट और क्रेडिट, ऐसे। चलो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की फिगर उठाओ, कितना? 1 लाख सब्सक्रिप्शन, 1 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक जगह जाना है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22 कितना? 10,000। यहां से क्या हो जाएगा? माइनस आउटस्टैंडिंग 21-22 का, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा कितना? 10,000। हमें मान के चलेंगे कि इस साल ये मिल गया होगा, माइनस कर दिया, इसका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, दो जगह चला गया ये। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022-23 करंट ईयर का कितना कितना? हाँ 20,000, ठीक है। और कहां जाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 22-23 करंट ईयर का कहां जाएगा? 20,000 यहां जाएगा। सॉरी ब्रैकेट में गलत कर दिया, ऐसे। आगे बढ़े जरा। एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ 21-22 का, पिछले साल एडवांस मिला था, लायबिलिटी हमारे लिए यहां एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था? ये 5,000। अब सुनो, ये पिछले साल का एडवांस था, पिछले साल लायबिलिटी थी, इस साल तो ये क्या बनेगा? इनकम बनेगा। इसे इस साल में जोड़ना पड़ेगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2021-22 का, प्रीवियस ईयर का एडवांस इस साल जुड़ना है, ठीक है। और इस साल का एडवांस माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन 22-23 करंट ईयर का कितना माइनस करेंगे? 25,000। तो बताइए क्या हुआ? 20 35 क्या हुआ? प्लस 35 क्या हुआ? माइनस 25 प्लस, तो माइनस कितना हो जाएगा? अबे 25 तो खत्म हो गया, तो 90,000 बना। 90,000। इसने कितना बोला था? 80। समझ रहे हो? तो what amount will be credited under the head subscription in the precision income expenditure account? ये ऐसा, हाँ क्या दिक्कत? हाँ, और इधर इधर लाइबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन 23-24 का कितना दिखेगा? बताइए कितना दिखेगा? 25,000, ऐसे दिखेगा। तो ये ट्रीटमेंट होता है। हाउ इट विल बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, ओपनिंग बैलेंस शीट में इतना, इनकम एक्सपेंडिचर में इतना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इतना।
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऐसे करके ऑप्शन दिखेंगे आपको। तो जब तक आपको, और ये सब आराम से मेंटली हो जाता है, आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बिगड़े हुए रूप दिखाऊंगा आपको मैं थोड़ी देर, मतलब अगली क्लासेस में आई विल शो यू स्टार्टेड वर्जन कैसे होता है। तब तक आपका काम रहेगा ये शीट में इन केसेस को देखना एक बार। अगर देखेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं अभी, अगर आप बोलेंगे तो मैं ट्यूसडे की क्लास रख सकता हूँ 6:30 से 8:30 की। कुछ होता है क्या? ओह, मंडे को, अच्छा सुनो, अगर मैं मंडे रखना चाहूँ तो मंडे को 7:30 से रख लें, क्योंकि टाइमिंग ही नहीं वही तब है। इसे निपटा दो, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास टाइम है। हाँ। देखो कुछ लोग दूर से आते हैं तो ऐसा लगा, मतलब उनका भी दिन टाइम यूटिलाइज हो जाए ना, मैं इस तरह से कर रहा हूँ। हाँ, 7:30 से 9 तक कर लेंगे बस। नहीं, फिर ट्यूसडे को मुश्किल हो जाएगा, ट्यूसडे को फिर 8 बजे से। हाँ, वैसे मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर